में घटने वाली है। तो सभी को नमस्ते। आज का जो हमारे कार्यशाला का अंतिम दिन है, इसके टाइम टेबल अनुसार आज हम दोनों समूह मिलकर नीति का निर्धारण करने वाले हैं। तो उस नीति में जो सामूहिक अपने जो साधन है, उस साधन का जो मानवीयकरण करना है, उसकी नीति पहले सत्र में हम यहाँ तय करने वाले हैं। तो साहित्य स्थली में जो नीति का निर्धारण हमने किया है, उस नीति का निर्धारण हम आपके सामने रख रहे हैं। उस नीति अनुसार अगर आपके समूह को ये नीति सही लगती है या इसी नीति अनुसार आपको आगे समूह की गति करना है, आगे चलना है, जाना है, तो आपकी सहमति हमें यहाँ चाहिए कि ये जो सहमति पत्र है जो हमने यहाँ बनाया है, ये सहमति पत्र आपको भी सहमत है या नहीं है। ये चर्चात्मक सत्र है, आपको इंटरेक्शन करके बताना है। इसके लिए हमारा ग्रुप सहमत है या नहीं है, इस पे यहाँ चर्चा होगी, संवाद होगा और संवाद के माध्यम से ये जो हमने यहाँ सहमति पत्र हमारे लिए बनाया है, ये आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और ये सहमति पत्र अगर आपके समूह को सहमत है तो आपको अपनी सहमति हमें निदर्शन में लाके देना है या बताना है कि हमारे ग्रुप के लिए भी ये सहमति पत्र से ये मुद्दे हमें सहमत है, मान्य है, हम इस पर चलने के लिए तैयार हैं। ग्रुप में से अगर किसी को भी कोई शंका है, कुछ पूछना है, तो वो पूछकर अपना जो कोई शंका निरसन है वो यहाँ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ भी मुद्दा ऐसा रहस्यमय नहीं है या कोई भी दबाव आप पे नहीं है कि ये आपको मान्य करना ही है। ये जो है इस सहमति पत्र के अनुसार आगे पूरा जो अपना जीवन शैली है, पूरा लाइफ है, ये इस पे चलने वाला है। तो अभी ये जो है ये अपने को पूरे तन मन धन से स्वीकार होना चाहिए। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि सभी भाई बहनें अपना मत यहाँ व्यक्त करेंगे और ये जो सहमति पत्र है ये आपके लिए सही है या इसमें कुछ बदल करना है, आपके समूह के अनुसार इसमें कुछ बदल करना है, तो वो भी यहाँ हम आप सब मिलकर संवाद के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो सहमति पत्र मैं पढ़ रही हूँ, इसमें एक एक मुद्दा मैं यहाँ पढ़ूंगी। इस मुद्दे से अगर आप सहमत हैं तो आप सहमत कहेंगे, उसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर सभी का एक मत होने से हम आगे का मुद्दा लेंगे। ऐसा ठीक रहेगा? हाँ, ये सहमति पत्र आपको दिया है, हर एक के पास वो सहमति पत्र होना चाहिए। उसमें से एक एक मुद्दा हम पढ़ेंगे। ये दिया है सभी के पास? नहीं मिला? हाँ, अच्छा भैया देखिए जिनके पास नहीं है। और अपनी नोटबुक और पेन भी साथ में रखना है। कुछ आपको मन में आया तो लिख के रखना है, क्योंकि वो मिस ना हो जाए। कुछ भी पढ़ते समय आपके मन में आया आप नोट डाउन करिए, बाद में इसलिए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो उस दिन साहित्य स्तरीय नीति में हमने जो सहमति पत्र पढ़ा था, ठीक है। पेन अपने साथ है, एक एक मुद्दा क्लियर होने के बाद उस पर टिक मार्क करके चले जाएंगे। किसी भी मुद्दे में अगर कुछ भी किंतु परंतु है, आपको कुछ पूछना है तो वो मुद्दा हम यहाँ संवाद के लिए देंगे।
ये वाला भैया, ये कम तो व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप पर डाल सकते हैं अपने। हाँ, पीडीएफ है उसका, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। आपके मोबाइल में भी हम डाल सकते हैं, ले सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। बाबा जी को स्मरण करते हुए आज की ये ऐतिहासिक घटना जो अपने ये दोनों समूहों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, कोई भी इसको भूल नहीं सकता। ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, इसको हम पूरी जिंदगी इसमें लगाने वाले हैं। तो सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता कि बाबा जी ने प्रस्ताव हमें दिया और इस ऐतिहासिक घटना तक हम पहुँचे। और इससे आगे हम बाबा जी का जो सपना था या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जो इच्छा थी, उसके लिए कुछ थोड़ा सा योगदान कर सकेंगे। तो पहला मुद्दा है, परिवार समूह द्वारा निर्माण किए जाने वाले निवासों का उपयोग मानवता के लिए अर्थात स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, इस आशय से रहेगा। यह मानवता का लक्ष्य परिवार को स्वीकृत है। सभी को स्वीकृत है ये मुद्दा? या सभी हाथ उठाएंगे, जिनको स्वीकृत नहीं वो हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक, कोई भी छुट्टियां लगा नहीं इसमें और छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं। ओके, धन्यवाद। नंबर 2, निर्माण किए हुए घरों में रहते हुए उपलब्ध जमीन का और उद्योगों के लिए उद्यम स्थली का उपयोग करते हुए यहाँ रह रहे परिवारों की भैया की सूचना आई है कि अगर आपको किसी मुद्दे पे कुछ ऐड करना है तो आप इसी मुद्दे में इसी वक्त बताइए। हाँ, पहला मुद्दा किसी को कुछ ऐड करना है? पहले मुद्दे में किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं। दूसरा मुद्दा, निर्माण किए हुए घरों में रहते हुए उपलब्ध जमीन का और उद्योगों के लिए उद्यम स्थली का उपयोग करते हुए यहाँ रह रहे परिवारों की मानव सहज आवश्यकता जैसे आहार, आवास और संरक्षण के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना तथा साथी परिवार समूह के सहमति से इन साधनों का उपयोग दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन के यंत्र निर्माण हेतु कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं या होगा। और संरक्षण का अलंकार है। हाँ, संरक्षण मतलब अलंकार, जिसमें कपड़ा, चश्मा, चप्पल जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे सारे वस्तु, इसका मतलब संरक्षण के लिए। दूसरा मुद्दा सभी को सहमत है दूसरे मुद्दे के साथ? क्योंकि ये जो 6 बिंदु बाबा जी ने हमें दर्शन में बताए हैं, इस सहमति पत्र का पूरा आधार दर्शन है। ये हमने अपने मन से या किसी ग्रुप के मन से नहीं बनाया, ये पूरा आधार दर्शन ही आपके समझ में आया होगा। तो दर्शन के आधार पर ये बिंदु तय हुए हैं। तो दर्शन में बताया है कि आहार, आवास, अलंकार ये अपनी सामान्य आकांक्षाएं हैं और दूरदर्शन, दुर्गमन ये अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये 6 डिजिट पर ही हमें कुछ भी निर्माण करना है, उत्पादन हेतु बना, और किसी भी कारण हमें कुछ भी करना है तो ये 6 बिंदु को विचार में लेके, ध्यान में लेके ही करना है कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वो वस्तु इस 6 डिजिट में बैठना चाहिए। इसको छोड़कर अगर हम किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन कहलाएगा। सही है, वो मानव जाति के गति के लिए नहीं होगा। बात हाँ, थैंक यू। ठीक है, दूसरा मुद्दा सभी भाई बहनें सहमत है? हाँ,
अलंकार मतलब संरक्षण, संरक्षण का समानार्थी शब्द है वो अलंकार। हाँ ठीक है, दीदी लोग सब हाथ ऊपर करेंगे। मुद्दा नंबर 2, ये आपका जो वहाँ सहमति पत्र रहेगा, इसी हिसाब से आप इससे सहमत हैं। नंबर 3, यहाँ रह रहे हम सभी परिवारों को यह ज्ञात है कि इस भूमि का उपयोग अमानवीय कार्य जैसे मनोरंजन के प्रचलित प्रकार, शॉपिंग मॉल, फिल्म आदि जिनके द्वारा शोषण होता हो अर्थात जागृति विरोधी कार्य होता हो, ऐसे कार्यों के लिए नहीं है। इस पर सभी परिवारों की सहमति है। देखो वहाँ जो अपनी खेती है, अपना निवास स्थान बन रहा है, वहाँ अगर हम सोचेंगे कि एक शॉपिंग मॉल बनाया जाए तो ये नहीं चलेगा। उसको वहाँ क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ अखंड समाज सार्वभौम वास्ते के हेतु जो कुछ कार्य है उसी के लिए उस जमीन का उपयोग होगा। आया सभी को समझ में आया ये मुद्दा कि वहाँ दर्शन अनुसार ही कुछ बताए हुए कार्यों के लिए उस जमीन का उपयोग होगा। शॉपिंग मॉल या फिल्म आदि, या हम दुकान निकालते हैं किराए से देने के लिए, ऐसे नहीं कर सकते। ये मेरी जमीन है, इस पे मैं दुकान निकाल रहा हूँ और किराए से दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सभी परिवारों की सहमति से वहाँ जो कुछ भी होगा वो दर्शन के अनुसार दर्शन के लिए ही होगा। दीदी इसमें ना एक चीज और जोड़ना चाहिए, ऐसा है हाँ यहाँ रह रहे या भूमि क्रय या भूमि क्रय की परिवार, हाँ जैसे रहने का काम तो जब बच जाएगा उसके बाद रहेंगे, इस रूप में अपन इसको समझेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है भूमि क्रय, जैसे कुछ परिवार ऐसे जो सिर्फ भूमि क्रय ही किए हैं, रहने का उनका कोई अभी तक का भी हमको कोई नहीं चला है। अच्छा मैं स्पष्ट रूप से जैसे रायपुर वाली दीदी है अनीता साहू दीदी, अभी तक उन्होंने सिर्फ भूमि दी है, रहने वाले भूमि क्रय की है और आगे होगा तो नहीं मालूम, अभी तक कोई कंसर्न नहीं आया। क्योंकि ये नीति बढ़ रही है तो इसको एक पॉइंट अपन ऐसा मतलब रह रहे यहाँ रह रहे या आप लिख कर सकते हो, उसको आप लिख करेंगे। हाँ। आप लिख करेंगे भूमि क्रय किए गए किए गए परिवार ही खरीदा है हम सभी जी। यहाँ रह रहे या भूमि क्रय किए गए हम सभी परिवारों को। यस ओके पहले बार क्या होता है, रह रहे में मतलब हो रहा है कि हाँ वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं सही है मुद्दा आपका। भूमि क्रय किए, हाँ क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ जमीन ली है, वहाँ रहने वाले नहीं है। ठीक, तो तीसरा मुद्दा सभी को क्लियर है? इसको हम लोग भी जोड़े कि आप एडिट कर रहे हैं? हम आप भी जोड़िए, आप भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हम डॉक्यूमेंट करके आपको देने वाले हैं फिर से। बताइए उसमें एक बार देखिए कि इस परिवार ने वो भूमि की है, ठीक है, और वो वहाँ पर नहीं रहे। माइक है सभी सुनिए दीदी। इसमें एक बात ऐसी है कि एक परिवार ने भूमि ली है पर वो वहाँ नहीं रहे, और फिर वो जमीन पे जो भी वो मतलब जो भी उसको काम करना है वो दूसरा एक परिवार करेगा। तो ये दोनों के बीच में जो रहेगा तो वो आपसी तालमेल से रहेगा, ना कि वो उनको ऐसा किराया ऐसे देंगे या ऐसा कुछ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको नीति में तो लाना, वो नीति में लाना पड़ेगा, नीति में लाना। इसलिए अभी अभी हमारे यहाँ कैसा है, अभी हम यहाँ 6 परिवार 7 परिवार यहाँ रह रहे हैं, पर हमने यहाँ कोई जमीन अभी तक हमारी खुद की ऐसी बनाई नहीं। और ये विजय भैया की जो जमीन है वो जमीन अभी संस्थान में आई नहीं है, वो उनकी वैयक्तिक, और यहाँ पे हम अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो वो हिसाब से फिर हमने उनका सालाना वो हमने तय कर दिया। पर एक्चुअल असल में नीति में आपने जो पॉइंट ऐड किया वो हिसाब से एक पॉइंट और आपको नीति में ऐड करना पड़ेगा, वैसा कि ऐसा उसका तालमेल बैठेगा। क्योंकि हमारे साथ ये भी है कि परिवारों ने जो है इंडिविजुअल रजिस्ट्री करा के लिया,
तो हमारे खुद के उसमें है मतलब जिनकी भूमि है वो परिवार और वो भूमि पे जो काम कर रहा है वो परिवार, ये दोनों का आपसी तालमेल रहेगा और इसका जो समिति गठन है उनके मान्यता से ही वो होगा। ऐसा ठीक है। इसमें कुछ अगर हमारी गलतियां होती है या हमारे भी बताने में अगर कुछ कम ज्यादा है तो वो भी कृपया ध्यानाकर्षण करें। अभी हम और आप अभी एक ही है ऐसा समझो, मतलब हो सकता है कि हमने उसका कुछ हमारे हिसाब से मतलब निकला है और दर्शन के हिसाब से मतलब नहीं हो पा रहा, तो वो भी कृपया ध्यानाकर्षण कीजिए। क्योंकि आपकी परिस्थिति पूरी अलग है, हमारी अलग थी, तो उस हिसाब से ये हमने मुद्दा लिया था। लेकिन आपने जो करेक्शन या एडिशन किया है वो बराबर है, तो उसमें वो लाइन और जुड़ेगी क्या भैया? हाँ ऐसा होगा दीदी। अब वो मुद्दा कि यहाँ रह रहे या भूमि क्रय किए गए हम सभी परिवारों को यह ज्ञात है कि इस भूमि का उपयोग अमानवीय कार्य जैसे मनोरंजन के प्रचलित प्रकार, शॉपिंग मॉल, फिल्म आदि जिनके द्वारा शोषण होता हो अर्थात जागृति विरोधी कार्य होता हो, ऐसे कार्यों के लिए नहीं है। इस पर सभी परिवारों की सहमति है। ठीक है भैया? जी ये ओके। और वो एक जो लाइन बोली वो कहाँ जोड़ेंगे? वो जो श्रीमान जी ने लाइन जोड़ी है वो आगे आने वाला है दीदी वो मुद्दा। तब वहाँ जोड़ेंगे। हाँ ऊपर आने वाला है लास्ट में। नंबर 4 यहाँ हाँ वाक्य में थोड़ा भाषागत मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ हम लिखे तीसरा में, यहाँ रह रहे हम सभी परिवारों को यह ज्ञात है कि इस भूमि का उपयोग अमानवीय कार्य जैसे मनोरंजन के प्रचलित प्रकार, शॉपिंग मॉल, फिल्म आदि जिनके द्वारा शोषण होता हो अर्थात जागृति विरोधी कार्य होता हो, ऐसे कार्यों के लिए नहीं होगा। नहीं है, परिवारों का उपयोग है ना यहाँ? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा आएगा तब वो इसमें उपयोग एक शब्द बात और सटीक जुड़ जाएगी। यहाँ रह रहे तो अभी तो कोई रह रहा कोई नहीं रह रहा, तो रह रहे या भविष्य में रहने वाले दोनों बात है। हाँ, जिसने भूमि नहीं होगा मतलब भविष्य के लिए तो भविष्य में जब वहाँ लोग रहने आएंगे तो उनको ये नीति सहमति पत्र साइन करके ही आना है ना दीदी, तो वो वहाँ के रहने वाले हो जाएंगे। भविष्य में जो आएंगे परिवार वहाँ रहने के लिए, वो आने से पहले उनको ये नीति सहमत होगी तभी वो आएंगे। तो जब आएंगे तो उनको ये नीति दिलाना देना, उनकी सहमति से वो आएंगे, तो वो वहाँ के रहने वाले हो गए। तो हमारे लिए अभी ये सेंटेंस है कि हम वहाँ रह रहे हैं। हाँ, जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए हम ये बता रहे हैं। हाँ, जो 24 परिवार वहाँ तैयार है ना रहने के लिए, रहने का हम नहीं बन रहे। अरे तो बनेंगे ना, बनेंगे के वास्ते तो ये नीति है। बनने से पहले जो हमें नीति निर्धारण करना है वो वही है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उस जगह के बारे में है जहाँ पे आप लोगों के निवास स्थान बन रहे हैं, बनने वाले हैं। बनने वाले हैं। जो आपने जमीन खेती के लिए लिए है उसके लिए ये पॉइंट लागू नहीं होगा। ये आप जहाँ अपना निवास स्थान बनाओगे तो वो जगह में कोई भी कमर्शियल यूज का ऐसा कोई नहीं बनेगा, उसके लिए ये पॉइंट है। वो क्लियर। हाँ, बस वही मतलब वो हिसाब से ये पॉइंट को देखिए आप। जो खेती जो ली है उसमें कोई दूसरा परिवार करेगा क्या करेगा, उसके लिए अभी ये पॉइंट लागू नहीं है। भैया क्योंकि हमारा आवास और खेती सब एक साथ है जी, पूरे एक साथ जी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ना सड़क के किनारे है जी। मैं अगर इस नियम में नहीं बंधा, हाँ, मैं जो है 2 साल में वहाँ पर दुकान नहीं शॉपिंग मॉल नहीं बन ठीक है। हाँ, तो वो जो जमीन जहाँ पर कृषि योग्य है उसके लिए भी ये नियम को हमको लागू करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। ये आवास के लिए तो है नहीं। हाँ, पर ये जो मैं जो जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ये खाली जो भूमि निवास के लिए अपनी बनी है उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब खेती की जो बात है और एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा
कि जो जमीन हम लोगों ने उत्पादन कार्य के लिए ली है, उसमें उत्पादन कार्य करने वाले परिवार या जिन्होंने वो भूमि उत्पादन के लिए दी है, वो फिर आगे जो अपना ये उसमें जुड़ जाएगा, एक पॉइंट उसमें ऐड होगा। अच्छा, एक हो, अभी है नहीं। हाँ, क्योंकि भैया हमने ये बनाया हमारे हिसाब से। अब हम लोगों ने किसी ने अभी यहाँ खेती ली नहीं है या वो खेती यहाँ पे ली ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है, तो फिर वो पॉइंट हमारे इसमें आया नहीं, ये खाली निवास के लिए। ये ठीक। और देखिए, आप जो दुकान की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा आगे चल के बात कर रहा हूँ। आप दुकान वहाँ पे जरूर निकाल सकते हो, पर वो दुकान जो भी भाई लोग उत्पादन करेंगे उनके मतलब उनके जो चीजें हैं उसका विनिमय करने के लिए होगा, तो वो दुकान भी इसमें आ जाएगा, फिर उसको कमर्शियल नहीं बताएंगे। ठीक। हाँ, लेकिन भैया ये भी आपका सही है कि सिर्फ आवास स्थली में ही जो अपनी खेती है उस खेती पे भी हम शॉपिंग मॉल नहीं बना सकते। ये आपका पॉइंट क्लियर है? बराबर है, ठीक है। निवास स्थली की जगह पे तो बना ही नहीं सकते, लेकिन जो खेती करने वाले हैं, जो वहाँ हम आपने जमीन लिया है उसमें भी हम शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं कर सकते, बना सकते। इस भूमि का मतलब संपूर्ण भूमि पे आवास के लिए ही नहीं, ये आपने जो जमीन ली है पूरे के लिए ये सहमति पत्र है, पूरे के लिए, पूरे साधन का ही मानवी करण है। वहाँ आपके जो खुद के नाम पे जो साधन है, जो खेती है, जो जगह आपने ली है, उसके पूरे के लिए ये सहमति है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ, सिर्फ आप आवास जहाँ करने वाले हैं वही उसके लिए नहीं है, पूरा आपके नाम पे जो वहाँ साधन है उसके लिए ये सहमति है। उस साधन का हम मानवीयकरण कर रहे हैं। ये सभी परिवारों को ज्ञात है। हाँ। इतने से स्पष्ट हो जाता है कि जितनी भी जमीन वहाँ पे हाँ। चाहे वो कृषि के लिए है, हाँ। चाहे रहने के लिए है, उस जमीन में किसी भी प्रकार का मनोरंजन का तरीका है ना, या फिल्म आदि, शॉपिंग मॉल आदि नहीं होगा, केवल अपने प्रोडक्ट का आउटलेट ही वहाँ पे निकलेगा। वैसे ये चीज़ें लगती थी जो हमारे उत्सव पारा को पुस्तिका प्रकाश उसमें पहले से आ गया कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं है, बहुत बढ़िया। रिटर्न में सबके साइंस से आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये पॉइंट में आ ही गया है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सभी लोग सहमत हैं? नंबर 4, यहाँ के परिवारों को हमेशा के लिए ध्यानाकर्षण है कि इस भूमि पर व्यापार विधि से शोषण करना निषेध है तथा हमारी ओर से अमानवीय लाभ प्रवृत्ति को कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा। हम स्वयं के प्रति आश्वस्त हैं कि ऐसे अमानवीय प्रवृत्ति के जाल में हमारा परिवार संलग्न या शामिल नहीं होगा। सभी को सहमत? व्यापार विधि से वहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब लाभ है, विनिमय अलग चीज, विनिमय अलग चीज। व्यापार और विनिमय में बहुत अंतर। वहाँ जो उत्पादन होगा, विनिमय होगा, वो सब उसमें कुछ भी शोषण नहीं होना चाहिए, व्यापार विधि से नहीं होगा। नंबर 5, सभी परिवार, हाँ, नंबर 4 के लिए सभी सहमत हैं? जिनका हाथ थोड़ा सा नीचे है वो थोड़े सहमत है, जिनका हाथ पूरा ऊपर वो पूरे सहमत है। हाँ, धन्यवाद। ये एक्चुअल में सदन में इसी तरीके से होता है। हाँ, सदन में इसी तरीके से होता है। लेकिन ये अपना मीटिंग सदन से कम थोड़ी है। ऐसी घटना है, ये दर्शन में इतिहास में घट रही है, हम ऐतिहासिक घटना यहाँ कर रहे हैं। हाँ, सहमत है, ठीक। हाँ, किसी को कुछ सहमत, हाँ, ऐसे बोलना नहीं, सहमत है मतलब उनको ये सारी जो कंडीशंस है वो मान्य है।
क्यों है तो दर्शन का आधार है। हाँ ठीक है, बीच बीच में पूछना पड़ेगा। ऐसा मतलब अध्यक्ष जो है ना ऐसा पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है। चलिए नंबर 5, सभी परिवार सदस्य मानते हैं कि समस्त साधन समाज का धन है। यहाँ रह रहे सभी परिवार कुटुंबों के समृद्धि के लिए साधनों का उपयोग करेंगे, इस पर हम सब जन सहमत हैं। ये साधन नीति आ गई इसमें कि जो साधन अपने पास वहाँ रहेंगे उसका जो उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के समृद्धि के लिए होगा, जैसे ना कि शोषण के लिए होगा। समृद्धि और संग्रह के लिए ना हो, समृद्धि के लिए होगा, ना कि संग्रह के लिए होगा। मतलब वहाँ शोषण करके हम संग्रह नहीं कर सकते। जो हाँ समाज का धन कह रहे हैं, हाँ तो परिवार समूह को यहाँ पे समाज कहा जाएगा। हाँ और बराबर। जो परिवार समूह के प्रतिनिधि मंडल होंगे वही समाज का होंगे। बराबर। जो अपने 24 परिवार है अखंड समाज है, ऐसे समझो भैया। 24 परिवार मतलब अपना ही अखंड समाज हो रहा है, और जो कुछ वहाँ होगा वो अखंड समाज के लिए होगा, समृद्धि के लिए होगा। यह भी स्पष्ट होता है इससे हाँ। यहाँ पर है सभी परिवार, सभी परिवार और सभी परिवार या कुटुंबों के समृद्धि के साधनों का उपयोग करेंगे। हाँ साधन में क्या चाहिए? संग्रह है ये साधन मतलब उत्पादन के साधन है। आपकी जो खेती है, आप खेती करेंगे, कुछ उत्पादन करेंगे। कोई परिवार तेलघानी डालेगा, उससे कुछ उत्पादन निकलेगा, तो तेलघानी अपना साधन हो गया। गौशाला संभालेगा, गौशाला अपना साधन हो गया। कोई परिवार ट्रैक्टर लेगा, ट्रैक्टर अपना साधन हो गया। कोई परिवार यहाँ अलग कोई बेकरी डालेगा गृह उद्योग में, तो बेकरी उनका साधन हो गया। कोई परिवार कोई फवारनी यंत्र लेगा कुछ फवारने के लिए वगैरह, तो उनका साधन हो गया। ये सारे साधन का उद्देश्य एक ही है कि वो परिवारों में समृद्धि लाए, ना कि परिवार उसका व्यापार करके संग्रह करे पैसों का या वस्तु का, ऐसा उद्देश्य। मेरे परिवार में अगर उससे कुछ आ रहा है तो मुझे दूसरे परिवार के बारे में भी सोचना है। मेरे परिवार की समृद्धि के लिए साधन है, और इस साधन का सदुपयोग मैं दूसरे परिवार के लिए या समाज में भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ मेरा नहीं है, बस ये बात है। ये सिर्फ मेरा नहीं है। ये जो असंग्रह जो भावना है, जो नियम है असंग्रह का, उसके विरुद्ध जो समृद्धि है वो हमारे को सहमत होनी चाहिए। मेरे अधिकार में जो साधन है वो आवश्यक होने पर किसी को जरूरत होती है तो मैं निसंकोच उनको दे सकता। समृद्धि का भाव हमें कंसेप्ट यही है कि अगर मेरे पास है तो मैं उसका दूसरे को आवंटन करता ही हूँ। जैसे मेरे पास कार रखी है वहाँ, हमेशा तो मैं चलाता नहीं हूँ, पर यदि कोई जरूरी आ जाए, किसी मेहमान को मुझे बस स्टैंड छोड़ने जाना पड़े, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कोई दूसरा जाना, तो उसमें मैं ये साधन का सदुपयोग हो गया। पहले अपने परिवार के लिए समृद्धि के लिए साधन का उपयोग होगा। अगर मेरा परिवार मुझे समृद्ध लग रहा है तो वो साधन का मैं सदुपयोग करूँगा दूसरे परिवार के लिए। ठीक। भैया भी इसी मुद्दे पर थोड़ा सा एक ऐड करूंगा जो प्रैक्टिकल हमने किया है। जैसा हमने खेत में फवारनी के लिए फवारनी यंत्र एक बनाया है, ठीक है। तो फवारनी यंत्र एक परिवार ने जो बनाया उसमें उसकी खुद की लागत लगा दी, जो भी XYZ उसकी लागत है। तो नीति के अनुसार तय ऐसा हुआ कि वो जो लागत है वो लागत जब तक पूरी उसकी निकल न जाए तब तक जो हमारे पड़ोसी किसान भाई हैं उनका भी हम काम करेंगे। उनसे जो भी मिनिमम से मिनिमम जो चार्ज रहेगा वो लेके उसकी कीमत हम निकाल देंगे। जैसे उसकी कीमत निकल जाती है तो फिर हम बाहर का काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही इससे जुड़े जो परिवार की खेती है वही का काम हम करेंगे, और वो फिर वो समर्पण हो जाएगा यहाँ। फिर उस पर किसी की पालती नहीं रहेगी, जिसको उसकी जरूरत है आवश्यकता है वो उस चीज को यूज कर सकता है। बिल्कुल यहाँ के लिए आप सही बोल रहे हैं जी। पर हमारे साथी परिवार में ऐसी कोई
स्थिति तो नहीं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अभी सिंचाई के लिए पाइप ली है, अभी इंडिविजुअल मैंने पैसा लगाया है पाइप जो लेकिन उसका उपयोग जो है जो भी परिवार काम कर रहा है वो कर रहा है ना। तो ये तो साधारण रूप में आया है, पता चला कि चलो मैं ट्रैक्टर ले लेता हूँ, मैं अपने खेत को तो जोतूंगा, बाकी भी परिवार उसको इस्तेमाल करेंगे, पैसे तो मैंने लगाए हैं, तो वो कैसे कंपनसेट होगा, क्या होगा, उसके लिए क्या ऐसा अपन ये करें, ये भी एक चीज है। ये तो पता चला जो व्यक्ति ले रहा है वो तो ले रहा है, लेकिन बाकी उसको उपयोग तो कर रहा है, वो कैसे इसको मैनेज होगा? हाँ, वो है ना भैया, नीति में है। अभी ये परिवार से ये जो साधन है ये समृद्धि के लिए, जैसे आपने ट्रैक्टर लिया, पहले आपका अधिकार है कि वो आपकी खेती में यूज करें। फिर अगर आपके मन में ऐसा आया कि ये ट्रैक्टर दूसरे भी परिवार यूज कर सकता है तो आप उनको देंगे, तो आपका ये पूछना है कि मैं उनसे प्रतिफल में क्या लूंगा। तो ये आपकी परिवार सभा में तय होगा कि अगर ये मेरे पास साधन है तो दूसरे परिवार को अगर ये यूज करना है तो उसका प्रतिफल क्या दिया जाएगा। ये परिवार समूह सभा तय रखी है हमारे यहाँ। भैया उस पे कौन होगा? परिवार एक अपने परिवार में तय करेंगे। समूह परिवार समूह। हाँ, पहले हमारे परिवार में होगा कि ये दूसरे को देना है, फिर समूह सभा में हम प्रस्ताव रखेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा विचार है, तो और सब सारे दूसरे परिवारों को हम बताते हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा ट्रैक्टर है, अगर आपको चाहिए काम करने के लिए तो आप ये प्रतिबंधा इतने रुपए से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तय तो वो परिवार ही कर, परिवार समूह। हाँ, वही क्लियर करना, व्यवस्था गोष्ठी करते हैं हम लोग। हाँ। या पूरे परिवार के जो प्रत्येक सदस्य उसमें जो जुड़ते हैं वो व्यवस्था गोष्ठी, तो क्या उसमें तय करने को परिवार समूह बोल रहे हैं? हाँ, परिवार समूह सब पहले परिवार में तय होगा, हमारे श्रीमान श्रीमती हम दोनों मिलकर तय करेंगे कि इसका सदुपयोग करना है, दूसरों के लिए भी देना है। तो हमारी इच्छा, हम सेवा पर देंगे तो हम कुछ नहीं देंगे, वो अपना ऐश्वर्य है। लेकिन दीदी हाँ, मेरा एक जरूरत प्रश्न है, सरल है, पेन बहुत सरल है। मैं कैसे ये है पेन ठीक है, इसलिए ये चर्चा जरूरी है ना, बहुत सरल है। अभी जैसे दो मुद्दे हैं, धन समाज की संपत्ति, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमको अचीव करना है ना। और अभी हम हैं परिवार, ये हमारा वर्तमान की स्थिति है, हम परिवार, कुछ हमारे पास साधन है, साधन का मतलब है अभी हमारे पास कुछ पैसे, अभी यही कुछ पैसे। अभी ट्रैक्टर कितने का आया? 6.5 5 लाख। तो इस परिवार के पास 5 लाख हैं, उन्होंने ट्रैक्टर लिया। अब इस ट्रैक्टर लेकर के उनको कहाँ पहुंचना है? समाज, धन समाज की संपत्ति, सही। अब उन्होंने 5 लाख रुपए का इंतजाम करके ट्रैक्टर लाया। अब हमारे पास इसको अनुभूति करने के लिए इसके अलावा 23 परिवार हैं। ये उपकार है इस परिवार के लिए कि धन सामाजिक संपत्ति है, इसको अनुभव करने के लिए उनके पास 23 परिवार है, ठीक है। अब उन्होंने 5 लाख रुपए निकाले। अब ये परिवार इन 23 परिवारों को अपना साधन प्रयोग करने के लिए देंगे, सही। अब देखिए, किसी प्रकार से ये जो ट्रैक्टर है इसकी घिसाई होती है तो पता है हमको, सही है। तो ये होगा कि 10, 12, 15 साल जितनी उसकी लाइफ है, ठीक है, उतना लाइफ ये चले। अब उसकी लाइफ के बाद फिर हमको लगेगा उस रूप में अब कोष तैयार होना आवश्यक है। समझिए इस बात को अच्छे से। तो हुआ यूं कि ये जो 5 लाख की रिकवरी वाली बात आ गई, हाँ, क्योंकि पुनः दोबारा खरीदने के लिए उतना पैसा चाहिए। तो ये परिवार 23 परिवारों को इसका पूरा प्रोजेक्ट कैलकुलेशन बनेगा, इसका प्रोजेक्ट बनेगा कि ये 5 लाख रुपए कैसे रिकवर होंगे। जैसे बैंक बनाती है वैसा ये परिवार अपने कोष से पैसा डाला,
अब इसका एक प्रोजेक्ट बनाया, कितने समय में ये रिकवरी होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन तो अब ये आया कि भाई 5 लाख का धीरे धीरे कुछ एक 10 वर्ष का निकाला कि 10 वर्ष में ये होगा रिकवरी। अब आप देखो, साधन का मानवीकरण और साधन का संपत्तिकरण, ये 2 दिशा हमारे पास बनेगी। यदि इसी परिवार के पास 5 लाख रहता और वो रिकवरी करता तो दूसरा ट्रैक्टर खरीदने का मन बनेगा। ये हो गया साधन का संपत्तिकरण। तो समझ आ रहा है? अब 10 साल में रिकवरी हो गई 23 परिवारों के माध्यम से। अब 10 साल के बाद वो जो पैसा खड़ा हो गया, वो उसको क्या कहेंगे? वो कोष। उसमें क्या हुआ, इनका 5 लाख रुपए निकल गया। अब तो 5 लाख निकल गया, ठीक है, और ट्रैक्टर मिल गया। तो ये जो ट्रैक्टर आ गया, यही ट्रैक्टर धन समाज की संपत्ति के रूप में आ गया 10 साल के बाद, जितना भी ये प्रोजेक्ट कैलकुलेशन है। ये समझ में आ रहा है? इस प्रकार से जिस परिवार, अभी सभी परिवारों की परिस्थिति समान नहीं है, जिनकी परिस्थिति है वो साधन के रूप में अभी अपना धन लगाएंगे, पर उसका प्रयोग का माध्यम 23 परिवार है। उससे जो जनरेट होगा, उस जनरेशन से एक परिवार के साथ इन 23 परिवारों को धन समाज की संपत्ति या अनुभूति करने का अवसर बनता है। तो समझ रहे हैं कैलकुलेशन? थोड़ा सरल लाभ रणनीति से नहीं। जैसे फिर से एक बार, इस परिवार के पास 5 लाख रुपए है, भाई ये सरप्लस है तभी लिया, ठीक। अब इसके या तो आपके पास है या ये परिवार कहीं बैंक से ले ले, सो कॉल्ड कर्जा होगा, ठीक है, बैंक से ले। तो आप बैंक से लिया तो इसका देना पड़ेगा ना, जो कुछ रिकवरी है। तो ये परिवार भी उसका प्रयोग करेंगे। तो ये परिवार उसका जो बैंकेबल रिटर्न है, वो रिटर्न देंगे ना, उसका वही किराया बनेगा उसका। सही बात है, ये किराया बनेगा और ये पहले तो इसका चुकता कर देंगे, लोन चुकता कर देंगे, उसके बाद ट्रैक्टर फ्री हो गया। अब जो ट्रैक्टर फ्री हो गया वो किसका हो गया? समाज का। ये धन समाज की संपत्ति है। सही है। अब उसमें जो भैया बोल रहे हैं कि यदि 23 परिवार कम पड़ता है तो आप प्लस और बाहर के परिवारों को भी यूज कीजिए इसको देने के लिए, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट ये नहीं है धन समाज की संपत्ति, उनका हो ना हो, पर ये हो गया कि और परिवार और ये 23 परिवार मिला करके ट्रैक्टर का पैसा रिकवर हो गया और धन मिल गया समाज को। ये साधन अब क्या हो गया, पैसा नहीं हुआ, अब क्या हुआ, ये ट्रैक्टर साधन हो गया और ये समाज की संपत्ति हो। अब इसका रखरखाव के लिए जो अपने पास समितियां बनी, वो समिति के पास एक ट्रैक्टर हो गया। तो इसका मतलब है किसका हो गया ट्रैक्टर? समाज का। ऐसे अब ये यूज, मान लीजिए ट्रैक्टर फ्री हो गया, तो क्या ये सबको फ्री रहेगा? तब भी गुंजाइश बनता है। तो आज चूंकि आज पैसे से विनिमय है, तब भी उसकी चार्जिंग जारी रहेगी। तो दूसरा ट्रैक्टर खरीदने के लिए समाज के पास कोष बना रहेगा। तो इसका मतलब ये परिवार बनी होंगे, ये भी उसका भाग बन गया। अब अगर उनके पास ये 5 लाख सरप्लस है, उसका क्या करना है वो परिवार? क्या कर लेगा अपने सोर्स? ऐसे ही सभी साधनों के साथ आएगा। ऐसे सभी साधनों के साथ आएगा। तो धीरे धीरे करके जितने साधन इकट्ठा होंगे, जैसे आप इतने यहाँ जितने साधन है, ये सभी साधन समाज की संपत्ति के रूप में अपने डिजाइन में आए। ठीक है कि इसलिए संस्था नहीं हुआ। अब इसका कोई जिम्मेदारी लेगा ना। अब ऐसे ट्रैक्टर साधन समाज का खड़ा है तो ऐसे तो चूहा काट लेगा। तब क्या हुआ, किसी परिवार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी इसको रखने की। तो एक ट्रस्टी के रूप में वो परिवार उस ट्रैक्टर को संभाला। ट्रस्टी समझते नहीं, और उस कोष से उसका पूरा मेंटेनेंस, उस कोष से उसका मेंटेनेंस होगा। तो शुरू तो किसी परिवार को करना होगा और लगाना। इस प्रकार से जाना साधन समाज की संपत्ति कर है, पर शुरू कोई ना कोई परिवार करता है। मतलब ये हो गया, जैसे ही ये शुरुआत होगी तत्काल हमको एक कोष बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम।
ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। पर पहुंचना साधन समाज की संपत्ति है, इस अनुभूति तक अपने को जाना है। अब ये जिए बिना आता नहीं, तो कुछ तरह कुछ प्रैक्टिकल सुलझता है ना? हाँ, समझ में आया? क्लियर है। ठीक। तो मुद्दा क्रमांक 5 तो इसमें एक चीज़ और पूछना था मुझे। हाँ। जैसे अभी तो ट्रैक्टर वाली बात, अभी मान लो अभी अपन वर्तमान जिस स्थिति में खड़े हैं, तो अभी कोई एक परिवार नहीं कर रहे हैं, तो अभी कोष को हम कैसे देखेंगे? अगर हमको चाहे कोष की जरूरत पड़ती है तो हम कोष को कैसे जनरेट करें? ये वाले अभी कौन से कोष को? उत्पादन वाला, शिक्षा वाला। हाँ ठीक है ना। देखिए जब उसमें काम करेंगे तो कुछ ना कुछ पूंजी लगता ही है, तो प्रत्येक पूंजी का इस प्रकार से बंटवारा होगा ना। पूंजी लगेगा तो उत्पादन के लिए लगेगा, तो उत्पादन का कोष हो गया। नहीं तो उसमें कौन लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ये क्या? जो काम करते हैं वो लगाते हैं, अच्छा, जो उत्पादन और जिनके पास सरप्लस है वो लगाते हैं। सरप्लस जिनके पास है वो, जिनके पास सरप्लस है वो लगाते हैं, क्योंकि सरप्लस लगाया तो ये रिकवरी की है ना एक प्रकार से। ऐसे नहीं कि वो रिकवरी करने देंगे उसकी। उस परिवार का इच्छा है, ये इस प्रकार का नियम नहीं कि दिया मतलब रिकवरी हो गया। उस परिवार का इच्छा है कि भाई मेरे पास है मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप रिकवरी करके इतना पूंजी रख दीजिए, ये सबके लिए काम आएगा, ये भी विधान है। या मैं कहीं से जुगाड़ करके दे देता हूँ, उसको लौटाना होगा, ये भी है। तो उस प्रकार की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति के अनुसार ये कोष तैयार होगा। तो अभी अपने का जो अभी करेंगे वो लगाएंगे। हाँ। इसमें शिक्षा उसका तो आगे आएगा ना। अरे वो तय कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। समिति तय करेगी कोष कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे? कौन सी समिति तय करेगी? शिक्षा संस्कार का काम जो कर रहे हैं, जो करना है उसके लिए शिक्षा संस्कार समिति, उत्पादन कार्य समिति है हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिफिकल्ट है। ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अब जैसे उत्पादन करना हमने जैसे परिवार 24 परिवार है, 5 परिवार करने को तैयार है, वो तो लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन जिनका खेत है वो भी है, वो किसी दूसरे को दे के करा रहा है, तो दूसरे को दे के करा रहा है, तो ये उस परिवार और करने वाले दोनों के बीच का ये होगा अंडरस्टैंडिंग कि या तो वो जो परिवार जिसका भूमि है वो लगाए, या जो इसको करने दिया है वो लगाए। वो आपस कर रहे हैं, आपस कर रहे हैं। वो करार पत्र करके देखिए जो उपकार के लिए आता है, जैसे शिक्षा संस्कार उपकार के लिए अलग चीज है। उत्पादन के लिए आपस में तय हो। जब हो जाए तब डिस्कस करेंगे। नहीं समझिए कॉन्सेप्ट कोष के। जो उत्पादन करने वाले हैं 2 परिवार 4 परिवार मिला करके कोष बनाते हैं, उसका कोई सामूहिक कोष की अभी नहीं है कल्पना, ठीक है। अभी सामूहिक कोष की कल्पना कानून के रूप में बैंक के पास है। तो सभी परिवारों में जो कार्ड बना है उसका, उससे बैंक से मिलते हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। साल में कितना लेते हैं अपन? साल में कितना लेते हैं अपन? हाँ अरे नहीं भैया, बैंक से क्रेडिट कितना लेते हैं? हाँ 1.5 लाख रुपए उसके 15 एकड़ है, इससे 1.5 लाख निकल 10 तो मतलब 3 एकड़ से ज़्यादा अगर खेती है तो 1.5 लाख मिलता है। फिर उसके ज़्यादा अगर चाहिए तो किसी फिर आपको मॉडलिंग वगैरह को हाँ अभी जैसे विजय भैया का लगा करके हम लोग 1.5 लाख रुपए यूज करते हैं रिवॉल्विंग के रूप में, वो कोष हो गया ना। अब और कोष का क्या तनाव, जितनी चादर उतना काम, वो कोष का नियम है। जितना अपने को काम करना है उतना कोष बनेगा। तो वो तो 1 एकड़ पे 9-10 हजार वहाँ पे मिलता है, तो वो लेकर जो भी उत्पादन कर रहा है वापस दे सकता है। ऐसे धीरे धीरे बनाए आया नहीं समझ 50,000 तक मिलता है 1 एकड़। 10,000 छत्तीसगढ़ में
तो बनाने किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड अलग बात है। क्रॉप लोन बोलते हैं उसको, हम क्रॉप लोन देते हैं। क्रॉप लोन क्रॉप लोन मिलता है खेती पे। 4% कितना? नहीं 4% जो बता रहे हैं वो 0 पर नहीं, वो किसान क्रेडिट कार्ड है। आप वो अलग हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड अलग है, ये बैंक से भी मिलता है। ये क्रॉप लोन है, क्रॉप लोन करके जो मिलता है वो अलग है। ये लगभग 1 एकड़ में 50,000 रुपये मिलता है। और जैसा आप सहकारी समितियां हैं किसान के लिए। जी छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियां हैं जी जिसके नाम में खेत है, तो उनको खाद बीज और कुछ नगद जी ये बैंक देती है। मार्च में यदि पेमेंट कर दिए आप तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता। यदि मार्च बीत गया एक बढ़िया, अप्रैल हो गया तो समझ में आया कोष कैसे जनरेट होगा? कोष अभी है, सरकार के पास कोष है, उसका नाम है बैंक। सरकार के पास उपकार का कोष नहीं है, उसका नाम है परिवार समूह, जो शिक्षा में लगा है, उसके लिए सरकार की। ठीक है परिवार समझ में आया कि नहीं? उपकार के लिए सरकार नहीं दे रही, वही काम अपन कर रहे हैं। अब उस कोष में अगर आप सारा कॉन्सेप्ट डाल देंगे तो फिर वो कोष की छाती भूलने लगेगी, जैसे आप लोगों का बीपी बढ़ता है। अरे अभी और पैसा देना है, अभी और पैसा देना है। इसलिए जब उतरते हैं जमीन पर तो दिखता है। बढ़िया, तो समझ में आया? उत्पादन का कोष बैंक है। अभी अपनी जमीनें हैं, उस जमीनों में जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं सभी कोष है, वो सभी कोष है। अब उस कोष को जो परिवार इंटरेस्टेड है उन परिवार के मिलकर कोष बनाया जाए। तो हमको भी बैंक बनाना हो सकता है भविष्य में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके, बढ़िया, कंफ्यूज ना किया। हाँ आगे। ठीक, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी भैया कि यहाँ ट्रैक्टर का जो एग्जाम्पल लिया, इस जगह हमने जो नकदी घाना लिया है हमारा, वो हमारे परिवार ने लिया है अपने पैसों से। लेकिन हमने परिवार समूह सभा में ये बताया है कि जब तक इनका जो लिया हुआ खर्चा नहीं निकलता तब तक ये हमारा रहेगा, बाद में ये संस्था का हो जाएगा, ये साधन समाज का हो जाएगा। ऐसे हमने लिख दिया है। हाँ, जितना उसको लेने के लिए पैसा लगा उतना पैसा हमें मिलने के बाद ये जो साधन है हमारा तेलंगाना, ये समाज का हो जाएगा, संस्था का हो जाएगा। हम अगर यहाँ से गए तो तेलंगाना लेके नहीं जाएंगे, वो यही रहेगा। ऐसे समूह सभा में ये तय हुआ है, यहाँ की ये नीति है। ऐसा करने पर बहुत सारे चीज ले सकते हैं। हाँ सही बात सही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। परिवार समूह अपने परिवार समूह कोई कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए हाँ अपन एक मोटा मोटी 5 साल में वो तेल घाटे वाला समाज होगी। हाँ, लेकिन आप अभी उसको वो चलाते रहेंगे ना 5 साल के बाद, हो 5 के बाद भी चलाते रहेंगे। तो उसके बाद 5 साल के बाद आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको? वो चलाते हम ही रहेंगे, लेकिन वो साधन हम हमारा नहीं कहेंगे। हम ये वो साधन हमारा नहीं कहेंगे, वो साधन समाज का हो गया। दूसरा परिवार यहाँ आके वो साधन यूज कर सकता है, दूसरा परिवार भी तेलंगाना वो चला सकता है। भैया आपका जो सवाल है उसका जवाब ये रहा कि जैसा उसका 5 साल में, मान लो 5 साल में उसका जो भी क्रय मूल्य है वो निकल गया, ठीक है। उसके बाद वो आईएमएल का अगर जिम्मेदारी हमारे तरफ है तो हम वहाँ काम करेंगे। काम करने पर हम हमारा जो भी श्रम मूल्य है वही लेंगे, बाकी जो भी उसका मुनाफा रहेगा या कुछ रहेगा वो हमारा पूरे परिवार का यहाँ का कोष में जाएगा। ये वो उस पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा, पर हमारा श्रम मूल्य हमारा रहेगा, वो हम ले सकते हैं। श्रम मूल्य हमारा, हाँ, और श्रम मूल्य तय करने का अधिकार जो श्रम कर रहा उसी को है, परिवार को। और हाँ, जो श्रम करेगा उसी को। अब देखिए वो जो प्रॉफिट है, जिसको हम प्रॉफिट कहेंगे, वो क्या होगा थोड़ा सा बताइए। मान लीजिए मैंने इनका श्रम मूल्य निकाला, जो प्रॉफिट है उसका मतलब क्या है? जितना बीज खरीद के लाए, मेहनत की उसको लग नहीं, तेल धानी की बात करते हैं। उनने रिकवरी कर ली उसकी, अपना श्रम मूल्य चालू हो गया। जो प्रॉफिट है वो जो बोल रहे कोष, उसका मतलब क्या होगा? मैं ये कहता जैसे समाज के
तो समाज के लिए काम है। उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ समझना होगा तब बनता है, नहीं तो समाज समाज शब्द ही होगा। उसमें दो बातें हो गई हैं। एक तो वो जो कहानी है वो सबके लिए उपलब्ध हो गई किसी एक कार्य करने का। दूसरी बात वहाँ एक्स्ट्रा जो आया विनिमय से उससे, तो वो भी कोष में लिया तो वो और दूसरे कामों में लग सकता है वैसे। मैं उसको बता दिया, जैसे कोई भी सीमा रेखा होगा 5 साल की सीमा रेखा में, इस महीने अंतिम माह में ये हमने किसी चीज का रेट रखा है अंतिम माह में, तो अब ये रेट तो उतना ही रहेगा अगले माह जब ये 5 साल पूरा हुआ तो इसका रेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें से हमारा श्रम मूल्य जो है ना वो मेरा होगा, जो रिकवरी का उसमें जा रहा था वो कहाँ चला जाएगा? कोष में जाएगा। ये उसका अर्थ क्या है? वो जो कोष में जाएगा, मान लो 10 रुपए कोष में गया, उस 10 रुपए का क्या अर्थ है? वो सबका अधिकार नहीं दीदी, वो आगे जाएंगे, इसको कहेंगे आवर्तनशीलता। और दूसरा क्या? उसका क्या मतलब हो गया इस आवर्तनशीलता का? वो 10 रुपए आवर्तनशीलता में गया, इसका क्या मतलब हो गया? होगा तो दूसरा फिर खरीद लेंगे उससे। ये जो मशीन है, ये मशीन की एक आयु है। यस। और ये खत्म होगा तो Yes. इसके हिसाब से बढ़िया। तो अब इसमें किसको क्या आपत्ति है? ये मुद्दा, ये समझ में आता ये मुद्दा। अब उसका अर्थ आ गया कि जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो पैसे अगली मशीन खरीदने के लिए जमा होते हैं, तो परिवार का तनाव खत्म हो गया, दबाव खत्म हो गया। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बना कि नहीं, जैसे हम तेल खरीदने के लिए तो उसमें एक नैतिकता आती है कि नहीं, श्रम मूल्य भी जाए और साथ में यदि खराब हो गया तो दूसरा रिपेयर करने का कॉस्ट अपनी ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शक हो गया कि नहीं, ये पॉइंट है। और ऐसा ही होना है। फिर वो जो जिस बिल्डिंग में रखते हैं उस बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रख रखाव है, उसको पुताई करना पड़ता है, साफ रखना होता है, ये सब तो मुद्दे बनते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते मुद्दे समझ में आते हैं और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। ये यहाँ पे आता है। फिर इस प्रकार की संस्कृति होती है उत्पादन की, लेकिन आज उत्पादन की संस्कृति क्या है? श्रम भी ले लो, उसका डेप्रिसिएशन भी ले लो, और 4 होते हैं क्या? ये संस्कृति, और 4 मिली खड़ी हो जाएंगी क्या? हाँ, यानी उसको कहते हैं इंग्लिश में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये लाभोन्माद हो गया, आज इसकी भी त्रुटि है। लाभ लेने में अड़चन नहीं है, अब हमको लाभ समझ में आ गया ना, वो लाभ आ रहा है, लेकिन लाभ कैसे आ रहा है? श्रम मूल्य भी जा रहा है और साथ में हाँ, ताकि ये ऑयल मिल बनी रहे, इसकी परंपरा बने। आज लोग गाय छोड़ रहे हैं, खेत छोड़ रहे हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बन गया, ये है, इसका मतलब इतना समझ में आया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। आप सामने एग्जांपल भी दिख रहा है, प्रैक्टिसिंग करने वाले परिवार भी बोल रहे हैं, चीज भी सामने, डेटा भी सामने, गौशाला का डेटा देख ही लिया। इसलिए किसी परिवार पर कुछ आशंका नहीं जाती कि महंगा बेच रहा है, कि क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है, ये तो बहुत कमा रहा है, ये तो कमा रहा है, ये सब शंका खत्म हो गई, क्योंकि दर्शन इंटैक्ट है। दर्शन चूक गया तो नीति चूक गई, नीति चूक गया तो नियम चूक गया, नियम चूक गया तो फिर कानून का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन चालू है, जो आज की डेट। आगे बढ़े। तो मुद्दा क्रमांक 5 इस सभी की सहमति है अभी? नंबर 6 छठवां मुद्दा, हम सबको ज्ञात है कि इस भूमि पर मध्यस्थ दर्शन प्रणेता पूज्य श्री अग्रहार नागराज जी के दिए हुए प्रस्तावानुसार कार्य योजना को आकार देना अपेक्षित है। इस कार्य में प्रमुख 3 योजना है। नंबर 1 जीवन विद्या योजना,
2. शिक्षा संस्कार योजना। 3. परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना। इस कार्य के लिए देश भर में जुड़े परिवारों का सहयोग मार्गदर्शन हम आवश्यकतानुसार लेते रहेंगे। ऐसे मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हम सहमत हैं। नंबर 7, मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव को समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। ऐसे अध्ययन के स्रोत पारंगत समझदार व्यक्ति हमारे परिवार में ही तैयार हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हाँ, रहेंगे, हम प्रयास करेंगे। मतलब अपनी जो आगे की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी हमें पारंगत बनाना है, समझदार बनाना है। ये अपना दायित्व है। ये समझकर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 7 में सभी सहमत हैं। नंबर 8, यहाँ के परिवार एक दूसरे को मित्र परिवार के रूप में स्वीकार रहे हैं। सभी परिवारों में आपसी मंगल मैत्री पूर्वक निर्वाह करते हुए आपसी समस्याओं का निराकरण सभा विधि से करने के प्रति हम सहमत हैं। हमारे विचारों को परस्परता में योग्य दिशा रहे, इसलिए आपसी तालमेल होना आवश्यक है। यहाँ स्थित परिवारों में परिवार प्रतिनिधि के रूप में अब यहाँ आपके जो 24 परिवार हैं, उसमें से आपको अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हर एक को चुनना है, एक प्रतिनिधि, तो उसका नाम रहेगा। हाँ, तो यहाँ सभा विधि ये समझना या ध्यान में रहना आवश्यक है कि जो भी यहाँ कुछ भी समस्या आएगी तो वो समस्या का निराकरण सभा विधि से ही होगा। ये हमें सहमत है। हम लोग क्या किए हैं कि जो रजिस्ट्री हुआ उसमें उस समय हम लोगों ने फैसला किया था, मतलब चर्चा की बहनों का हो नाम जो है मेरा नहीं होगा, श्रीमती का मेरे। तो क्या नॉमिनेट वो करेंगी कि परिवार करेगा? थोड़ा तो बहुत अच्छा। यदि 112 की पूरी प्रक्रिया का कोई स्टडी करेगा भी है, 8-10 PhD से इस प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे मुद्दे जो परिवार में एक विवाद का कारण बनाते रहे हैं, उन मुद्दों को बंद करते हुए हम लोग चले तो यहाँ तक आए। जो प्रधान मुद्दा परिवार में कलह का रहता है वो है कि जो भी परिवार की संपत्ति है, उस संपत्ति किसकी ओनरशिप में है, ये आज परिवार में विवाद है ना। कोई कर नहीं रहा, लेकिन जब 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं, जब संबंध में दिवालिया हो जाता है आदमी, तब फिर वो प्रॉपर्टी को कस के पकड़ना चालू करता है। और उस समय याद आता है कि परिवार पति को कहती है पत्नी, तुम तो साहब आपने नाम करके मेरे नाम का एक टुकड़ा भी नहीं। जबकि 25 साल शादी हो गया, क्या किए 25 साल? ठीक बात है। और अगर पत्नी का हो गया तो पति कुनकुनाना चालू करता है, मेरा यहाँ पर क्या है, सब कुछ तो तुम्हारे ही नाम, तुम जब चाहो हमको घर में रखो, जब चाहो घर के बाहर। मतलब फिर 25 साल का हमारा निचोड़ के आने। पर जनरली जो हम लोग देखा है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में सभी मेल अपने नाम ही वो डंडा रखते हैं अर्थ का। तो हम लोग उत्सव की शुरुआत ऐसे किए कि एक समानता का नमूना हमारे से आए। तो पहले हो गया कि भाई जो भी श्रीमती जी को करना चाहते वो नॉमिनेट हो गए, ठीक है, तो पहला मुद्दा बंद हो गया, एक उनके पास आ गया। अब परिवार विधि से सोचा जाए, परिवार कलह का मुद्दा बंद हो गया। अब आप बताओ, अब आपका कैसा मन है? जमीन तो आपकी हो गई, अब परिवार विधि से चले कैसे? तो यहाँ पर जो तो समझ में आ रहा है कि नाम भेजा जाए वो परिवार के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, परिवार के माध्यम से स्वाभाविक है। अब दर्शन का मतलब कहता है परिवार व्यवस्था है, उसका समान अधिकार है, परंतु कानून में नाम चढ़ना होता है।
तो कानून में नाम चढ़ना होता है, तो यहाँ अपन जो भी परिवार की जो बनी है उनका नाम दे पहुँचा दिए, लेकिन होना परिवार हो गया तो परिवार से ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि पुनः सरपंच पति ना आए। हाँ सही बात है। ये भी है, पत्नी को कर लिया सरपंच, लेकिन डिसीजन तो पति ही है। वो ना हो। हाँ, वो तो दोनों मिल करके इसको नॉमिनेशन किया। ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम लोग ऐसे धीरे 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 करके कलर के मुद्दे ही क्लोज किए और अब एक अच्छी स्थिति में आकर के अब हम परिवार मूलक स्थिति में पहुंचे। स्पष्ट हो रहा है? तो यहाँ जो परिवार प्रतिनिधि है वो परिवार प्रतिनिधियों से परिवार समूह सभा भी हम यहाँ करते हैं। कभी कभी पूरा परिवार यहाँ नहीं आ सकता, तो परिवार में से एक प्रतिनिधि परिवार समूह सभा में यहाँ हाजिर रहता है, आता है। तो इसलिए भी ये परिवार प्रतिनिधि होना आवश्यक है। यही प्रतिनिधि 5 आयाम समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन सभी को सर्वसम्मति से मान्य है। ठीक है, तो 8वां मुद्दा फिर से एक बार पढ़ती हूँ। यहाँ के परिवार एक दूसरे को मित्र परिवार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। सभी परिवारों में आपसी मंगल मैत्री पूर्वक निर्वाह करते हुए आपसी समस्याओं का निराकरण सभा विधि से करने के लिए प्रति हम सहमत है। जो सभा विधि है उसके नीचे अंडरलाइन करना है कि ये आवश्यक है, ध्यान में रहेगा कि कोई भी समस्या अगर परिवार में आएगी तो सीधा हम न्यायालय में नहीं जाएंगे। पहले अपनी जो सभा विधि है, सभा है, उसमें उसका सोल्यूशन अगर निकलता है तो वहाँ हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विचारों में परस्परता में योग्य दिशा रहे, इसलिए आपसी तालमेल होना आवश्यक है। यहाँ स्थित परिवारों में परिवार प्रतिनिधि के रूप में परिवार प्रतिनिधि का चयन होगा और ये सभी परिवारों को मान्य है। ठीक है। नंबर 9, यहाँ मकान बनाना हमारे खुशहाली के लिए है। ये मकान के लिए है और बाकी के सभी साधन के लिए है। इसमें कहीं पर भी रहस्य नहीं है। रहस्य का मतलब मैंने उस दिन ही स्पष्ट किया था, अजय भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था कि रहस्य मतलब ये हमारा कोई सेकंड होम नहीं है, ये हमारी लाइफ है। यहाँ हमें कोई टाइम पास या मनोरंजन करने के लिए आना नहीं है। ये हमारा फार्म हाउस नहीं है, या ये हमारा कोई छंद केंद्र नहीं है, या हमारे लिए ये कोई होटल का स्वरूप नहीं है। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि यह मकान बनाना हमारे खुशहाली के लिए है, इसमें कोई भी रहस्य नहीं है। मानवीयता के लिए कार्य करने के लिए हम तन मन धन के अर्पण समर्पण के साथ तैयार है। इसलिए परस्परता में विश्वास और सम्मान बनाए रखने में हम प्रतिबद्ध है। परिवार की मानसिक तैयारी हो, इसके लिए हम सभी जन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम सभी इस पर सहमत हैं। हाँ हाँ, पूछिए। सहमत है सभी? अभी ये जो 10वां मुद्दा है भैया, ये लास्ट में लेने वाले हैं हम लोग, तो हम 11वें मुद्दे पे आते हैं अभी सीधा। 11वां मुद्दा है, यहाँ के परिवार इस जमीन पर निवास करने के लिए सर्वसहमति के आधार पर सभी परिवारों का आपसी अनुबंध जागृतिगामी उत्तम व्यवहार अभ्यास पुस्तिका करने के लिए यहाँ के परिवार सहमत है। ये क्या है? यहाँ के परिवार इस जमीन पर निवास करने के लिए सर्वसहमति के आधार पर सभी परिवारों का आपसी अनुबंध करने के लिए यहाँ के परिवार सहमत है और उसके लिए जो अभ्यास पुस्तिका बनेगी, व्यवहार अभ्यास पुस्तिका, उसका आधार हम लेंगे। तो ये व्यवहार की अभ्यास पुस्तिका जो है, यहाँ रहने के लिए आने के बाद जैसे जैसे हमें यहाँ अनुभव आएंगे, उस अनुभव के आधार पर हम व्यवहार अभ्यास पुस्तिका बनाएंगे। हर साल अपना मूल्यांकन सत्र होगा। मूल्यांकन सत्र में अगर हमें कुछ ध्यान में आया कि ये व्यवहार अभ्यास पुस्तिका में ऐसे बदल करना आवश्यक है, तो वो बदल भी हो सकता है।
कि यहाँ रहने के आने के बाद कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी एक पुस्तिका बनेगी। हाँ, आप ही लोग बनाएंगे, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो बनाएंगे और वो पुस्तिका के अनुसार वहाँ के सभी परिवार व्यवहार करेंगे। अगर उस पुस्तिका में बनाए हुए उस पुस्तिका के अनुसार कुछ नियम अपने को सही नहीं लग रहे हैं या कुछ उसमें बदल करने की आवश्यकता लग रही है तो वो अगले साल बदल हो सकता है। उसमें एक जैसे हमारे लिए कार्य पुस्तिका रहती है, हस्त पुस्तिका रहती है टीचर के लिए, जैसे वैसे एक व्यवहार पुस्तिका है जिसके मार्गदर्शन में हम यहाँ व्यवहार करेंगे या कुछ भी अगर हमें अड़चन आई तो वो पुस्तिका हमें गाइड करेगी कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे बताया है, यहाँ कैसे रहना है, रहते वक्त क्या कुछ व्यवहार के कुछ नियम हमने यहाँ बनाए हैं, ऐसी पुस्तिका बनानी है। अभी हमारे परिवार की भी ये पुस्तिका बनानी बाकी है। ये कल डिस्कशन में समझ में आया कि ये काम अपना अभी बाकी है, तो हम भी ये काम अभी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पुस्तिका में दिनचर्या रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, दिनचर्या रहेगी पुस्तिका में कि यहाँ संस्था की दिनचर्या कैसी रहेगी, स्वयं की दिनचर्या कैसी रहेगी, परिवार की दिनचर्या कैसी रहेगी, उस दिनचर्या अनुसार सभी लोग उसका पालन करते हैं या नहीं करते, ये एक साथ देखा जाएगा। फिर मूल्यांकन सत्र में बताया जाएगा कि यहाँ ये परिवार का कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ है तो उनको इंटीमेशन दी जाएगी और व्यवहार पुस्तक का अनुसार अपना व्यवहार होता है कि नहीं, अपनी दिनचर्या यहाँ चलती है कि नहीं, या किसी को भी परिवार मनमानी कर रहा है, ये सारा यहाँ ऑब्जर्वेशन में जब जब आएगा तब बताया जाएगा सभा में। ऐसे पुस्तिका का रोल है। पुस्तिका हमारे लिए गाइड है, स्टैंडर्ड है, उस अनुसार हमें यहाँ सब दिनचर्या करनी है, चलानी है, करना है। आप लोग तो भी रह रहे हैं यहाँ पे बना हुआ, हम लोग तो अभी आगे क्रम सच है, अभी किसी एक साल में तो समर्पित में रह पाते हैं प्रत्यक्ष दोस्तों में, तो हम अपने अपने घरों में जो दिनचर्या रख रहे हैं उसको कर सकते हैं। नहीं, जब आप रहने आएंगे वहाँ तब वो आपकी वहाँ कैसे दिनचर्या रहेगी ये वो पुस्तिका में तो ठीक है, हम जब रहने जाएंगे तब वो दिनचर्या रहेगी, तो वहाँ जाके एकदम से तो नहीं बन जाएगी, तो हम केवल उस दिनचर्या घर में भी कुछ फॉलो करने की कोशिश। हाँ, एक साल बनेगी, एक साल जब आपको हो जाएगा वहाँ रहने के बाद तब आपके सभी की समझ में आएगी कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। सभी अध्ययन के लिए आवश्यक उसमें अध्ययन भी आना चाहिए, सभी को एक साथ मिलना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ रहने आए और 8 दिन एक परिवार दूसरे परिवार को मिला ही नहीं। तो दिनचर्या में ये भी मुद्दा रहता है हमारे यहाँ के हर दिन सभी परिवार सवेरे या शाम को एक जगह स्टैंडिंग मीटिंग जैसा रहता है, या गौशाला में मिलेंगे या कुछ हल्दी का यूनिट है वहाँ मिलेंगे, दिन में एक बार शाम को या सवेरे को कभी ना कभी सभी परिवार एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे हमारा पुस्तिका में सभा में तय हुआ है। भले ही ये पूरा 100% हमसे पालन नहीं होता है अभी, लेकिन व्यवहार पुस्तिका या सभा में ऐसा हमारा राइटिंग में है, दिनचर्या में है कि सवेरे से शाम तक यहाँ की दिनचर्या कैसी रहेगी, कब सब लोग एक साथ मिलेंगे और कब क्या कैसे एक दूसरे से क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पूरा दिन क्या करना है, ये सभी को पहले ही इंटीमेशन देना है सवेरे। फिर शाम को आके उसका मूल्यांकन करना है कि जो फिक्स हुआ था वो हुआ कि नहीं, उसमें क्या समस्याएं आई, ऐसा पूरा दिनक्रम रहता है, उस अनुसार ही होना है। दीदी अभी जो कार्यक्रम के अलावे 5 बजे सवेरे आप लोग नहीं मिलते हैं, क्लास नहीं होता आप लोगों का? नहीं होता है 8 से 10 नहीं होता। मैं तो बता रही हूँ भैया कि हमारे से भी अभी 100% ये पूरा फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे व्यवहार पुस्तिका में लिखा है कि ऐसे होना चाहिए, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी है। हमने लिखित स्वरूप में ये मान्य किया है, लेकिन हमसे ये फॉलो नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि हर एक का शेड्यूल अलग है। मैं तो यहाँ सैटरडे संडे आती हूँ ज़्यादातर, कुछ भाई लोग जॉब के कारण बाहर सवेरे जल्दी चले जाते हैं, शाम को रात में देर से घर आते हैं, तो अभी इतना हमारा जैसे दिनचर्या नियमित रूप से इतना फॉलो नहीं हो कर सक रहे हैं हम लोग। तो ऐसे होना चाहिए। पुस्तिका मतलब परिवार सभा में जो हमारी ये जो नोटबुक रहती है ना, इसमें सारा रहता है। अच्छा, उसी को बोल रहे हैं। हाँ, ये जो नोटबुक है, हाँ, जो परिवार सभा में तय हुआ वो इसमें लिखा
रहता है। यही आप समझिए कि हमारी व्यवहार पुस्तिका जो व्यवस्था गोष्ठी का अपन लिखते हैं ना, हाँ। वैसे ही व्यवस्था गोष्ठी पर। लेकिन चलिए इसमें ना मैं आपको इस सबको खोल के देखिएगा, मैं देखी हूँ यदि उन्होंने किसी उसका पठन किया तो किस किस मुद्दे पे पठन हुआ। जैसे मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ा, 3 नियमों को पढ़ा, तो वो नियम भी उसमें लिखते हैं हेडिंग में और फिर साथ साइन भी करते हैं। अच्छा कितने लोग उपस्थित रहे उनके नाम भी लिखे रहते हैं सभी, और फिर उनके साइन भी होते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने 2 तरीके का किया है। अब चूंकि अब क्लियर ये होते जा रहा है ना, तो व्यवस्था गोष्ठी में हम व्यवस्था संबंधी बात करके ये मैं रजिस्टर लेके आया हूँ, दस्तखत कराऊंगा, ये सब लिखा हूँ ना, ये लेके आया हूँ मैं, तो ये अपन लिख रहे थे। और वो अवधारणा वाले में होना चाहिए कि अवधारणा वाले किन बिंदुओं पे क्या किए, ऐसा उसमें भी हो ऐसा ठीक है। सब में होना चाहिए, अटेंडेंस भी लगनी चाहिए, बाद में साइन भी होने चाहिए, सबके रजिस्टर होने चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। और जैसे इसकी जिम्मेदारी हमारे सचिन भैया ने ली थी, ऐसी एक के तरफ आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब समूह सभा बैठेगी परिवार से हाँ, तो भैया और उसको रोटेशन में लेना है कि भैया को जिम्मेदारी देंगे तो वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि सबको इसका एक्सपीरियंस आना चाहिए। इस भैया को लेके कि सबको राइटिंग का एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक साल उन्होंने किया, अगले साल भैया करेंगे, ऐसा रोटेशन में ये काम करना है। ठीक, तो इस मुद्दे पे कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं ना? मुद्दा क्रमांक 12 सबसे पूछिए। हाँ, 11 नंबर के मुद्दे पे सभी सहमत हैं? धन्यवाद। नंबर 12, यहाँ के परिवार वर्तमान भ्रमित स्थिति, भ्रमित परंपरा से अवगत है। ऐसे संक्रमण काल में परस्पर व्यवहार का नियंत्रण कैसे होगा, इसका प्रबंधन निराकरण व्यवहार अभ्यास पुस्तिका के अनुसार समूहों के नियंत्रण में रहेगा। ये इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा कि जो भी समस्या आएगी वो समूह सभा में जो व्यवहार पुस्तिका की है उस अनुसार वो समस्या का निराकरण होगा या उसका प्रबंधन होगा, और समूहों के नियंत्रण में सभी ये जो परिस्थितियां हैं वो रहेगी। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या दीदी, ब्रैकेट में हाँ। परिवार समूह सभा ऐसा ब्रैकेट में? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार अभ्यास पुस्तिका कहने से ना अभी हाँ। तक मेरा ध्यान जब कोई पुस्तिका आपने बनाया है ऐसा लग रहा था। बराबर। समूह सभा भी वहाँ लिख सकते हैं जी, समूह सभा, परिवार समूह सभा भी अपन जैसे देखने में भैया उसको व्यवस्था गोष्ठी लिखते हैं। अपन जब भी मिलते हैं तो उसी में लिखते हैं। हाँ, व्यवस्था गोष्ठी लिखते हैं। हाँ, तो उसको व्यवस्था अपन ब्रैकेट में देखो, हाँ भैया। जो दर्शन की भाषा में जो चीज कहा है उसको लेकर ही चलेंगे ना। व्यवस्था गोष्ठी, तो व्यवस्था गोष्ठी लिखिए, व्यवस्था गोष्ठी लिखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बढ़िया। बस चलिए। ये चलो आगे चलिए, तो इसमें आखिर ब्रैकेट, हाँ, मुद्दा ब्रैकेट क्रमांक में 12 क्लियर? धन्यवाद। मुद्दा क्रमांक 13, सानिध्य स्थली, उद्यम स्थली, समृद्धि स्थली, ये हमारे के यहाँ के नामकरण है। आपके नाम आप देंगे। यदि इस जगह इत्यादि जगह मांसाहार, मद्यपान, शराब, तंबाकू सेवन, धूम्रपान और इसी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना यह जागृति के विरोधी है। यह हमें मान्य है तथा साथ में संलग्न जागृति के लिए अभ्यास तथा नीति हमें मान्य है। हर वर्ष 3 दिन परिवारों का स्व मूल्यांकन उत्सव होगा, जिसमें अभ्यास और निष्कर्ष इनके बीच का संतुलन हम शोधपूर्वक करने के लिए तैयार हैं और अभ्यास में आवश्यक सुधार लाने के लिए हम सहमत हैं। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये बहुत संभाल के इसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास इतना पक्का रहता है कि जो आदतें हमें लगी है वो छूटती नहीं है। कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती को दूसरा परिवार, जो पड़ोसी परिवार है, वो भी संभाल लेता है। सभी परिवार संभाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम अध्ययन क्रम में हैं। दीदी ये जो इसमें नाम दिए हैं, हाँ, तो ये नाम और कुछ आप सुझा सकते हैं? बहुत सारे नाम सुझाएंगे योगेश भैया के, मैं यादी आपको दूंगी। हाँ, और उसमें से एक जो में किस समिति के अंदर आता है नाम सुझाने वाला?
सुझाने वाले काम नाम देना है ये गली और वो शिक्षा संस्था में आएगा। शिक्षा हाँ, क्योंकि उसको कुछ अर्थ है ना, नाम देने के पीछे कुछ उद्देश्य है, वो शिक्षा का काम है। हाँ, तो हाँ, किसका सेवन भैया? नहीं, मजाक नहीं हुआ। भैया दीदी 10वां बचा है। हाँ, क्या हो गया? मुझे याद है इसमें ये सब बंद करना है। भैया समझदार सब एक दिन में थोड़ी नहीं आता। सब आप समझा भैया क्या बोले समझ में नहीं आया। वो अजय बताएंगे। वाह, कि भैया क्या बोले वो बताइए। भैया ये कह रहे हैं धीरे धीरे सब चीज जो है ऐसा जो है लागू हो जाएगा। ऐसा तो भैया मैंने क्या कहा, हम वहाँ जाके दिनचर्या बनाएंगे, इससे अच्छा कि जहाँ हम अपने अपने घर में रहे वहाँ पे कुछ दिनचर्या नियंत्रण के पाठ हमारे शुरू हो जाए। वो तो ही आपके है ही, आप पहले से है ना। होगी तो वहाँ पे और अच्छे, वहाँ जाके सब करेंगे तो हाँ, और यही दीदी यहाँ आके भी जो दिनचर्या हम फैलाते हैं और जब तक हम जॉब में हैं तो फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो जॉब के अनुसार दिनचर्या हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, जो ठहराया हुआ है उस पर 100% हम नहीं चल सकते, ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन बनाना आवश्यक है, नीति में रहना आवश्यक है, क्योंकि उसको देख के ही हमें आगे जाना है। 50% तो अमल होगा, फिर अगली बार तक। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेके ही हमें जो बाबा ने बताई नीति तक पहुँचना है। ठीक है, तो तंबाकू सेवन, धूम्रपान, मांसाहार, मद्यपान और नशीले पदार्थों का सेवन कुछ भी वहाँ नहीं चलेगा। और एक बात मैंने मेरे प्रस्तुति में बताई थी कि 2 परिवारों के बीच में शादी नहीं होगी, ये मुद्दा ने उसमें ऐड करना है, ये क्लियर होना आवश्यक है। तभी से हमारे जो बच्चे हैं उनकी एक मानसिकता बन जाती है। दीदी 112 में क्लियर है। हाँ। 112 के भाई बहन बच्चे आपस में भाई बहन भी होंगे। हाँ, कोई दूसरी संस्था से उनका विवाह हो सकता है। बिल्कुल, मतलब वहाँ के बच्चे यहाँ शादी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हमारा तय हुआ है हमारे सभा में। ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। पहले से तय है। सुनाइए कि चलो नहीं, 112 के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते। ये तो जब 112 की नीति बनी तो उसी समय में बात जी, तो अच्छी है कि 112 में ऐसी नीति बन रही है, क्योंकि इसे भाई बहन संबंधों का होगा। लेकिन अभी मैंने जैसे इंदौर संस्थान चल रहा है, तो वहाँ शायद हुआ है शादी एक ही जगह में, वो मुद्दा यहाँ नहीं है, हम यहाँ मुद्दा लेके हमारा जो गाड़ी है वो हम लोग बाहर बोलने लगे। दीदी ये जब पुस्तिका बनी थी ना 3 साल पहले, हाँ, उसी समय में योगेश भैया जिस बात को स्पष्ट किए थे कि एक संस्था का आपस में बच्चों का नहीं होगा, दूसरे संस्था से हो जाए। बिल्कुल, ये पहले से होता हो सकता है, कुछ भाई बहन नहीं सुन पाए होंगे। हाँ, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। अच्छा है, हाँ, सब कुछ ये डालना है, इसलिए मैंने बता दिया हमारे यहाँ ऐसा तय है। वैसे हम लोग अलग अलग संप्रदायों में हैं, पूरा मान्यता अनुसार लगभग सभी आते हैं, कुछ न कुछ संप्रदायगत मान्यताओं उनका पूर्वाभ्यास भी है। तो वहाँ जा कर के आयोजन जैसे करना है, तो अपने घर में कितनी स्वतंत्रता है उन धार्मिक आयोजनों को करने के लिए। वैसे हम सब ने जो मध्यास दर्शन की अध्ययता है, दर्शन में पूर्णता से जीने की पूरी सामग्री है, क्या दर्शन पूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो भी विचार वो शुभ उसमें शुभकामना होते हुए भी पूर्ण नहीं है, ऐसा समीक्षा में आया। भले अधिकार में हमारी ये बात हो या ना हो, लेकिन दर्शन के आधार पर ऐसा समीक्षित हो चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उन आदतों का या उन आयोजनों का वहाँ कैसा होगा हमारे को। तो भैया मेरी प्रस्तुति में भी मैंने ये मुद्दा क्लियर किया था कि अभी तो हम दर्शन अनुसार जी रहे हैं, दर्शन हमें पूर्ण स्वीकृत
पिताजी हैं, उनको इस दर्शन के प्रति सिर्फ सहमति है अभी तो, उनको ये स्वीकृत नहीं है और उनका पूर्वाभ्यास और उनका जो अभ्यास हुआ है जीने का वो पक्का हो चुका है। तो हमारे यहाँ हमने ऐसा नीति में बताया है या लिखा है या किया है कि जो हमारे घर में जो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं सदस्य, उनके विचार अनुसार, उनके जो परंपरा अनुसार उनका जीना है वो ऐसा ही चालू रहे। ज्येष्ठ माने हमसे जो ज्येष्ठ हमारे माताजी पिता, हम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो अपना दर्शन के प्रति कितना निष्ठा है ये हम ही बताएंगे और हम ही निश्चित करेंगे कि हमको वो करना है या नहीं करना है। ये अपनी तो अपने समूह में कैसे रखें? नहीं, वहाँ तो दर्शन के अनुसार ही हमको जीना है। समूह में दर्शन के साथ और मैंने ऐसा देखा, एक बात तो हो गया उत्सव में। तो उत्सव में जैसे हमारे पास सामाजिकता के अनुसार अगर हम चाहते हैं तो जैसे दिवाली है तो दिवाली को एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर करना है, उत्सव मनाना है तो सब लोग सामूहिकता में भाई बढ़िया से खान पान हो जाए, और अगर करना है तो है ना, इसमें तो कोई ऐसा बंधन नहीं दिखता है कि ईद मनाना है, हाँ बड़े दिन या 2 दिन मनाना है, कोई तो ईद भी अगर मनाना है तो ईद भी अगर हमको मनाना है तो वो जो हमने रजिस्ट्रेशन डाला है कि भाई इसमें मांस है, मदिरा है, तंबाकू है और ये है, इसको यदि हटा दिया जाए तो हमें ईद मनाने से क्या है? उसका जो उद्देश्य है वो टिका रहे। हाँ भैया क्या भैया इसमें इस तरह से चलेगा, सूत्र ऐसे बनता है, परंपरा है ना जी, अभी की मानव परंपरा, जागृत मानव परंपरा। जाना कहाँ है? ये हमेशा जाना कहाँ है ये ध्यान में रखने से बन जाता है। तो जाना यहाँ है, ठीक बात है, अभी हम यहाँ हैं। तो इस परंपरा के जितने बिंदु हमको लगता है वो सभी बिंदु को लिए ये प्रैक्टिस करना है। अभी आप पूछ रहे हैं ना कि अभी हम कैसे, तो अभी हम कैसे, तो जितने आप मुद्दे उसमें ले आ सकते हैं, लिया समझ में आ रहा है? कौन से मुद्दे ले आ सकते हैं? जैसे जातिगत मुद्दे हैं, ये बड़ा नहीं है, ये हमारे हेलो, हाँ भैया, हेलो, ऐसा है बोलिए। नहीं है, ठीक है, हाँ क्या करना है? देखिए, तो मुद्दे लाने होंगे भैया और आराम से प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करना, ठीक बात है। अब उसमें करना क्या होगा, उसका सूत्र में दे रहा हूं, चर्चा अपने को करना ही है इस पर, ये शोध है। तो अभी की परंपरा में प्रत्येक मुद्दे पे शोध करना है, शोध करके इसके मूल में जो शुभ कामना है वो निकालनी है, इसके पीछे शुभ कामनाएं क्या हैं वो निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कहीं किसी उत्सव के संबंध में हो सकता है मेरे पूर्वाग्रह ऐसे, तो अब शुभ कामनाएं निकल गई, तो अब इस शुभ कामना में कुछ कर्मकांड होंगे, कुछ कर्मकांड होंगे। इन कर्मकांडों में स्वाभाविक है, मानव और प्रकृति ये रहता है, ये रहेगा। समझ आता, ऐसा आता है कि नहीं आता? इसमें सुधार के मुद्दे सुझाए, सुधार आ जाए, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे क्योंकि वो परंपरा से है वो, और परंपरा अभी सुधरी नहीं है, तो हम उसमें सुधार करते हैं। थोड़ा सुनिए, अपनी बात चल रही है अभी, आप खुद की बात है, सबकी नहीं। आपके परिवार में अभी प्रचलित मानव परंपरा की नहीं, जैसे हमारा परिवार,
समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हमारा परिवार, आपका परिवार, समझ में आता है? उसमें कुछ चल रहा है। वो पहले मुद्दे पहचानने में है, क्या क्या चलता है रोज परंपरा के ढंग से, ये समझ में आता है कि नहीं आता? उसके पीछे की शुभकामना पहचानी जाए, नहीं तो सुधारने लगेगा कि नहीं? क्या आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आएगा ना भैया, जिससे एक मिनट, शुभकामना समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, शुभकामना पहचानी जा सकती है, लेकिन कई उत्सव ऐसे भी हैं जो किसी के विजय के ऊपर राइट। तो अब समझ तो अरे जा तो शुभकामना पकड़ लिया तो उसका जो प्रतीकात्मक कार्यक्रम है वो खत्म कर दे, उसको सुधारा जाए। माने विजित और विजय वाली जो अरे हाँ ना भाई, अब मेरे पिताजी विजय मानते, अभी दीदी ने बोला ना कि पिताजी के लिए विजय छोड़ दिया, मुझे नहीं कर सकते। मेरे माताजी पिताजी, अब मैं क्या करूंगा आप तय करो ना, उसमें कोई आड़े नहीं आता है, ये मैं कह रहा हूं। आप सुधार करो ना उसमें। मैं मतलब मेरा परिवार नहीं, व्यक्ति पहले, नहीं तो परिवार नहीं बनता। तो उसमें मेरी स्वतंत्रता कितनी है? और पूरी स्वतंत्रता है, कोई आड़े आता? अरे आज संघर्ष समिति कर रहे, कौन आरोप है? पैसा कमाने में ये विचार नहीं आता भैया, कोई रोकता नहीं। भरपूर उदाहरण है भाई, भरपूर उदाहरण। पहले कॉन्सेप्ट को सोचे। लेकिन वो अपनी 2 बेटियों की शादी की है, एक लड़की आने नहीं दिए परिवार। सब वो नियत जो ऐसा करेंगे वो शादी में उपस्थित नहीं होंगे। और अब वो एक लिखा है, वो तय कर दिया, कोई रोकता नहीं। अच्छाई को भैया, अच्छाई को प्रकट करना क्लिष्ट है। किसमें क्लिष्ट है? ये जो कर्मकांड है उसमें क्लिष्ट है, समझ में आता है पहले भैया, लेकिन नामुमकिन नहीं। हेलो जी जी, छोटा सा भैया बोले, मेरा भी बोले अभी तो ये कहा कि माता पिता के लिए छोड़ दो, छोड़ दिया है। पर मैं हमारी भी ये मान्यता है अपनी कहूँ तो सुबह उठ के नहा के दीपक जलाना, तुलसी में पानी चढ़ाना, या शाम को केले की पेड़ के पास वो रखना, ये मेरी मान्यता है, मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं वहाँ जाके ऐसा नहीं कि अब आप जीवन विद्या समझ लिए, अध्ययन कर ले, तो कोई भी परिवार किसी भी परिवार को कभी भी हमने यहाँ क्रॉस नहीं किया है। हमने कभी भी, ये हर परिवार की स्थिति गति है, हर परिवार में जो हर सदस्य है उसकी निष्ठा जो दिखती है और उसके स्थिति गति पर निर्भर है। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप कौन सा कई पर्व और त्योहार ऐसे हैं जो किसी के ऊपर किसी तरीके से विजय प्राप्त करते हैं, और वहाँ इस समाज में जिसके ऊपर विजय प्राप्त किया गया उसके भी उनको भी मानने वाले लोग, जो विजय प्राप्त किए वो भी लोग। ठीक है ना, बहुत आराम से चले, बहुत आराम से चले, उसका नहीं करना है आपको, ऐसा समझिए। आप व्यक्तिगत रूप में तय करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये सब गांठें तुम्हारी खुलनी चाहिए आवश्यक, पर आप व्यक्ति के रूप में नहीं खोलोगे, एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना आगे, तो थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा। तो वो रेजिस्टेंस भी ना आए और हमारा काम भी बढ़े, ऐसा नहीं देखा गया। जैसे पवित्र यादव जी ने किया होगा, भयंकर विरोध आया होगा, आया ही होगा उनको, और उन्होंने उसको बचा लिया और कुछ रास्ता बन गया। उसमें क्या हो गया? उस व्यक्ति का जागृति का मार्ग प्रशस्त हो गया, भाई ये गड़बड़ी तो हमने नहीं की,
ये विश्वास पर दोबारा ये जितनी गांठें हैं मानव परंपरा की सभी को पहचानना होगा। उसमें जो कर्मकांड है वही मेन अड़चन, उसके पीछे की शुभकामना देखी जाए, उस अनुसार सुधार किया जाए। और सुधार करने के लिए आप अपने परिवार में आज भी स्वतंत्र हैं। आप कर लेंगे, धीरे धीरे श्रीमती जी को स्वीकार होगा, उनको स्वीकार होगा, बच्चों को स्वीकार होगा, धीरे धीरे परिवार की स्वीकार होता है कुछ। ये बोलना चाहिए, ये बात सही है आपकी। गठाने पर गठानों का शोध ही नहीं करेंगे तो ये ऐसे जनरल उसमें तो नहीं भैया। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया ईद। ईद में जो परंपरा है ये देखो, वो ईद कौन मनाएगा? ये मनाएंगे ईद नहीं भैया, हमारे वो ईद बात आ रही है। अरे तो आने दो ना, तो उस परिवार का जब चलेगा तब बात होगी ना। अभी काल्पनिक क्यों करते हैं भाई? स्कूल है तो स्कूल में बोलो ईद करना है, क्योंकि उसमें मान लीजिए उसमें आता है, तभी सरकारी फरमान आता है तब बात है। अभी अपने अपने परिवार की किया जाए ना, ईद काल्पनिक हो गया, वो स्टैंड नहीं करेगा इस डिस्कशन में। आप अपनी बात कीजिए। जैसे मुझको कुछ पदों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय, हाँ, जैसे कौन सा पर्व? जैसे होली, हाँ होली में, होली में किसी महिला को जला के मारा गया, ऐसे मुझको सूचना है और नग्नता का प्रदर्शन किया गया और उसकी परंपरा अभी तक चली आ रही है। अब उसको जो मनाते हैं उनको डायरेक्ट कुछ नहीं, लेकिन यह त्योहार नग्नता से प्रारंभ हुआ और किसी महिला को हत्या करके उस हत्या का उत्सव मनाने से किसकी शुरुआत, ऐसे मुझको सूचना, और उस सूचना को मैं सही मानता हूँ। देखिए, इसीलिए अब मुद्दा बनाना है होली, जहां से आपको सूचना मिली वो एक मुद्दा है। अपन होली का समर्थन नहीं करें, अपन उत्सव में जो शुभ कामना है उसको खोजने का प्रयास करें। आप इस होली का पूरे भारत भर से लीजिए, अगर करना ही है शोध, कहां से क्या है, किस रूप में मनाया जाता है, बहुत वैरायटी मिली, हजारों वैरायटी, हजारों किंवदंतियां हैं। आज आपके पास निर्णय है, आपको क्या करना है। आपने यदि उसको उस पल को कहा झूठ जलाने के लिए होली, तो आपका परंपरा चल जाएगा। यदि सच्चाई है आपको ये अपराध बोध होता है ना कि ऐसी गलत चीजों का मैं परंपरा बन गया, ये अपराध बोध है। आप नया डिफाइन कीजिए। उत्सव नाम है, आप अपने हिसाब से उत्सव चालू कीजिए। वर्ष भर में जो भी मेरे बुराई है उसको मुझे जलाना है, ऐसा बात है। जलता एक तो दिखाई दिया, झूठ जलाने के लिए होगा, आदमी जला के क्या करे? अगर करना हो तो, नहीं करना हो तो समर्थन नहीं कीजिए। पर मुझे अस्वीकृत है, अभी पूरा परंपरा बना नहीं है, दूसरा यदि उसमें होली किया तो उससे दूरी बनाना, ये इसमें नहीं बैठता। मतलब वो भी आदमी जलाने को समर्थन कर रहा है, ऐसा आशय नहीं आता। ये मानव परंपरा की चिंता है, ठीक है, इसलिए उसमें सुधार का मुद्दा बनता है। आप जो मेन मुद्दा है वो चैलेंज आगे जागरूक मानव परंपरा के कौन से उत्सव मनाएं, कौन से उत्सव दिए, उन उत्सवों को अपनाइए, उसमें सभी आएंगे। जागरूक मानव परंपरा क्या उत्सव बताइए? जैसे फसल का उत्सव, ये मनाइए, उसमें पूरा उत्सव आ रहा है। शिक्षा संस्कार उत्सव, उसमें पूरा उत्सव आ रहा है।
वार्षिक उत्सव मनाए। दर्शन के रोशनी में जो उत्सव मना होगा सभी पे उत्सव आएगा। इसमें तो फिर कहीं कोई झंझट ही नहीं है। तो वो वही काम करना है, लेकिन इसमें अगर मैं नहीं करता तो वो आप तक रह जाएगा। इसमें कुछ नहीं फैला, बगल करता उसमें कंट्रोल नहीं बनेगा, सुधार करता है तो उसमें कानूनन सपोर्ट लिया जाता है। उसमें लिखा हुआ है कानून। जैसे मान लीजिए कोई उस प्रकार से दीपावली मनाता है, आप पटाखे फोड़ना इसको कानून में मना करना पड़ेगा, क्योंकि गंधक फैलाने का अधिकार नहीं दीपावली के नाम। ठीक है, समझ आए? जैसे शादी है, पंडाल लगा दिया और उसमें डीजे लगा करके कान फोड़ रहे हैं, इसका अधिकार नहीं। कान में डाल करके अपना कान फोड़वा, दूसरे का कान फोड़ने कैसा अधिकार नहीं? ये काम है, ये नियम है। तो उत्सव पारा में यदि कोई विवाह करेगा, पंडाल लगा करके ये सब तो चलेगा नहीं। आपको करना आप अपना घर में चाहे तो चार दीवारी के अंदर, लेकिन बाहर पंडाल लगा करके फिल्मी गाना लगाना मना है। ठीक है, तो जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये नियमतः और कानून से ये मना है। तो ये कानूनी रोक हो गई, उसमें नियम भी है और कानून से भी रोकथाम। ये समझ में आ रहा है? तो ये जितनी गठानी है उसमें खोज करके कुछ है इसमें अच्छा है मानव परंपरा में, जो यथार्थ है। यथार्थ लीजिए, बहुत सारी अच्छाई है। हाँ, तो अपना काम क्या हुआ? यथार्थ के स्रोत को लीजिए और उसको दर्शन की रोशनी से आगे बढ़ाइए, तो वो आपको यही ले आएगा। ये बाबा जी ने पहचान लिया। परंपरा में यदि यथार्थ पहचान लिया आदमी तो ये वास्तविकता तक पहुंच ही जाएगा। ये बाबा जी ने पहचान। तो ऐसे आयोजनों को, जो परंपरागत आयोजन है, उसको सामूहिक रूप से मनाना या व्यक्तिगत अपने चाहते में, अगर हम आपको पूछेंगे तो ये व्यक्तिगत ही है। इस पे किसी परिवार के लिए कोई दबाव गुंजाइश कुछ नहीं। ठीक है, जो मानव जागरूक मानव परंपरा के लिए है, उसमें सभी को आना एक प्रकार से ये अनिवार्यता हुई। आप सुलझता है ना? अब आराम से आता है कि नहीं? तो व्यक्तिगत परिवार का रहने दीजिए, कोई उसमें बड़े बड़े मुद्दे सुलझाइए, मांसाहार नहीं, हर आदमी डीजे नहीं, ठीक है, किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाने वाला काम नहीं है। ठीक है, जो खाना खाते हैं वहां पर मान लो खाना खिलाएंगे तो कोई भी प्लास्टिक मटेरियल में खाना खिलाना मना है। जो कचरा करना बाहर, 112 के 28 जगह के बाहर, अंदर कोई प्लास्टिक का कार्यक्रम नहीं चले। ये नियम का आप लागू कर दीजिए इसको नीति। समझ में आ रहा है? जो क्लीन एनवायरनमेंट वो क्लीन रखा जाए, ये नीति। और ये पूर्वाग्रह के साथ में दर्शन को ही मानेंगे, ऐसा ना रख करके परंपरा से। तो परंपरा में बड़ा सुंदर बाबा जी ने पहला ही लिखा व्यवहार दर्शन में, जिनसे यथार्थता के स्रोत मानव परंपरा में देखे जाए, और किस अर्थ में? ज्ञान, समझ, किस अर्थ में? संवेदना के अर्थ में नहीं, वो यथार्थ होता नहीं। जैसे किसी के घर में मृत्यु हुई, आंख से तो आंसू आना यथार्थ है, वो संवेदना होता है। पर छाती पीट करके उसका पूरा शो करना, ये कौन सा यथार्थ हो? कोई व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, अपनी आंख से दो आंसू निकलता है, ये यथार्थ है। और उसका शोक का जो उसका दिखावा है वो यथार्थ नहीं, वो आडंबर हो गया। संवेदनाओं का आडंबर नहीं, संवेदनाओं का संयम प्रकटन है ना? परिवार में कोई मान लो मतभेद हो गया, उसका संयम प्रकटन हो सकता है ना, कि बर्तन फेंक देंगे दूसरे को पता लग जाए।
लेकिन चिल्ला के नहीं होते हैं तो फिर ये देखो, ये काम से आदमी निकला ये अरे ऐसा प्रैक्टिस है। वहां दिखा गेट से ही झोला रखा चालू कर दे, वहां से रोना गेट से ही झोला छोड़ दिया। और ऐसा कि मतलब क्या हो गया, ऐसे करके पूरा लोग पहुंच गए। ये कौन सा ये संवेदनाओं का आडंबर हो गया। वो जिसके साथ घटना हुआ उसका तो दूर ही निकालना, उसका दर्द निकालने का काम करना होगा ना भाई, बल्कि उसको रो रो करके उसका और बोझा बढ़ा दिया। ये कौन सा कार्यक्रम है? तो हमारे यहाँ कोई केवल साफ कर रहा है ना, ऐसा तो कहाँ मित्रता, कहाँ सिर पर हाथ रखना, कहाँ उस तरह से करना, ये संवेदनाओं के संयत प्रकटन है। और कहाँ उसका विलाप। देख लो, राजस्थान छोड़ो, अपनी बात राजस्थान छोड़ी, वो कोई काम नहीं आया। अपनी बात, हमारे घर में संवेदनाओं का प्रकटन कैसे हो, उसकी नीति उसका जरूरी कि नहीं नीति। आंसू बहेगा, ये तो आंसू बहेगा ना भाई। अब आप कहोगे तो दर्शन के हैं तो रो नहीं गए, ये रो गए, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा भाई। नहीं रोया तो दिक्कत, रोया तो दिक्कत। इसका मतलब क्या समझे आप? दर्शन में आ गया, इसका मतलब संवेदना नहीं होगा क्या उस व्यक्ति को? क्यों नहीं होगा भाई, संवेदनाएं होंगी और उसका संयम प्रकटन होगा। ये अपने परिवार की नीति है। कैसे? ठीक है ना? ऐसे छोटे छोटे मुद्दे खोलिए, उन मुद्दों में यथार्थता के स्रोत जो ज्ञान और समझ का प्रकटन करते हैं व्यवहार से, ये साधना होना है, ये नीति। जो ज्ञान और समझ की ओर नहीं जाता, बिल्कुल बेझिझक छोड़ दीजिए। 4 दिन का विरोध होगा, टूटू होगा, सब बंद हो जाता, कुछ चलता ही नहीं। ज्ञान और समझ के रास्ते में टूटू कुछ नहीं चलता। 4 दिन बचते हैं, शांत हो जाता, दम ही नहीं उसमें। ध्यान गया? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमको करेक्ट करने हैं। तो सुधार, आपने वैयक्तिक सुधार पहले और बोलिए। ये जैसे मान लीजिए पुरुष महिला का ऐसा वो कैसे रहना है उस महिला का। चूड़ी बीवी उससे क्या होता है? महिला नहीं चाहती और जबरदस्ती वो कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार। उसकी कोई वो उसके अपना वैयक्तिक, वो स्वतंत्र है, उतना समझदार है, वो अपना जैसा रहना चाहिए। अरे उस जगह खाली हो गया, उस पर सोचेंगे या ये सब कहानी? देखो फिर अरे अपने परिवार में क्या करना चाहिए? हम तो अपने परिवार में चूड़ी भी पहने हैं, बिंदी भी। बस आप तो ठीक है, तो आप चल रहे हो कि दूसरे क्यों बोल? अपने परिवार में क्या परंपरा में परंपरा में इधर-उधर झंझट करना मत करिए। जातिवाद पहले, व्यक्तिवाद पहले, परंपरा में इसका कुछ भी सुधार करेंगे भैया, वो इस व्यक्ति तक है और ज्यादा परिवार तक, उसका सार्वजनिकरण नहीं करते। ठीक है, वो व्यक्तिवाद समुदायवाद में जाए और जाएगा, जो करना है करेक्ट है कि समझ में आना ये चीज ज्ञान की परंपरा, समझ की परंपरा के लिए क्या हो सकता है, जागरूक मानव परंपरा में क्या है वो कीजिए, उसमें सब लोग आएंगे, इसीलिए सब लोग साथ हो। ठीक बात है। यहाँ पर ऐसा ही हमारी माता जी घर में पूजा करती हैं, उनका वो एक दिन उनको निवेदन किया, इसका वही 4 जन्म में नहीं करा। यहाँ रहना बिल्कुल हमारी माँ हमारे भीतर पत्थर रख करके मैंने बोला, इसका सार्वजनिकरण नहीं हो पाएगा। आपको पूजा करना है, पिताजी को पूजा करना है, सार्वजनिकरण इसका सार्वजनिकरण नहीं होगा। अब 4 सोमवार आ गए, चलो सब लोग मिलकर के सोमवार कर लेते हैं। वह इधर पढ़ाई छोड़ के पहले पढ़ नहीं रहे, 4 सोमवार और मिल गया, नहीं पढ़
कैसे करें? मैं इससे वो माँ है, उनका आपने साथ ही जाएगा, वैसे वो सड़ के आ गए हमारे नियम के अनुसार, उनको पूछे, लेकिन सार्वजनिकीकरण नहीं करना है। जागरूक मानव की परंपरा में शादी करेंगे योगेश भैया, पहले नंबर है जी, अपने परंपरा से करेंगे, हमको कंपल्सरी मत करना। आए या नहीं आए, समय होगा तो आऊंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम आए नहीं आए इसलिए होना तो नहीं, संबंध सबके साथ है, खुली बात कर रहा हूँ, ये अपना नहीं। आप जागरूक मानव परंपरा के हिसाब से कैसे भी है, धार्मिक आराध्य जैसा भी है, जागरूक मानव परंपरा की शादी करेंगे योगेश भैया पहले नंबर पर आएगा, सारा समय निकाल करके आएंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से करेंगे, उसमें आना ना आना पर हमारे लिए कोई कंपल्सन नहीं। ऐसे में अभी तक गया नहीं, 10 दिन मिलने के बाद तो और भी जाता, मेरिट्स पर तय करता, जागृति का कार्यक्रम पहले, परंपरा का कार्यक्रम बाद में। ठीक है, हमको हार्पिस हो गया था संस्थान में रहते हुए, जबरदस्त, ये रेयर हार्पिस होता है जो आंख को भी ले सकता था। 4 दिन अंधेरे में, मतलब मेरे को सूर्य देखने की इच्छा नहीं थी। श्रीमती जी का शिविर पुणे में तय था, बाबा जी थे, पूछने गए बाबा जी कि इनको तो ऐसा हो गया है और वो शिविर है, वहाँ पर शिविर करें या नहीं करें। बाबा जी बोले इसको देखने के 4 लोग यहाँ पर हैं, शिविर नहीं रोकना, आप शिविर में चलिए। ऐसे व्यवहार हमारे बाबा जी ने करा। अंजलि भाई गए थे, उनका शरीर शांत हो गया था, सोमवार का शिविर चल रहा था, वो मुझे ही था बताना, हमको एक कॉल आया था, शिविर चालू था। जब लंच का टाइम आ गया तब भैया को बाहर बुला के बोला, भैया का शिविर शांत, शिविर कंटिन्यू। अरे वो मुंबई में शिविर शांत हो गया, तत्काल शिविर बंद करके शोक मनाए, झंडा आधा किए दिए, शिविर चलेगा। क्या समझ में आया आपको? जागृति के कार्यक्रम की प्राथमिकता, परंपरा के जो कार्यक्रम है, ये क्रम अगर रहेगा भैया तो चलेगा। मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, चाहे लोगों का अच्छा लगे। ये आपने जो पूछा, मैं उस स्वतंत्रता को मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ। अरे लोग रहते हैं, इनको भी पता है, ठीक है। तो यदि हर एक व्यक्ति ऐसा स्वतंत्रता को देखे और यथार्थता के स्रोत को पहचाने, ज्ञान समझ कर रोशनी रखे। हम मेरे को खाना दे ही रहे ना, जब नहीं रहते कोई, ऐसे शादियों में नहीं आता तो थोड़ी अच्छी नजर से देखता है कोई, देखो हमारी शादी में नहीं अब इन्हीं की शादी थी, मानो दिन कोई शिविर तय था, तो कितना बड़ा झंझट हो जाता परंपरा में, हमारी शादी में नहीं आए। उनके सभी शिविर करके गए, उन्हें और को भेजा, कैसा है ये काम करूं कि शादी में आने वाला काम, कौन सा काम सरल या कौन सा काम करूंगी, आप बताओ। हाँ सही किया कि मोमेंटरी बुरा लगा होगा, बुरा लगा कि नहीं लगा सबके सामने वो ऐसे ये समझिए, जैसे अगर हम डिसीजन लेते हैं तो उसका एक प्रभाव तो आएगा, लेकिन संभल भी जल्दी जाता है। ये बोला क्या बोल रहे थे? विजय भैया की बिटिया की शादी, और उसमें हम लोग क्या बना रहे थे, ये नीतियां बना रहे थे। शादी में कितना समय गए? आधा घंटा। अब सारा उन्होंने यहाँ पर न्यौछावर कर दिया, तो उनकी बिटिया की शादी में तो ये पूरा 2 दिन तो वही रहती, परंपरा यही है ना। और ये ऐसे पहने हुए कपड़े पर भी गए, ऐसे ही गए और ऐसे उठ के गए शादी, इसी कपड़े। संबंध कैसे है? तो व्यक्ति को कितना बुरा मानना चाहिए बताओ, मतलब सारा न्यौछावर कर दिया, आधे घंटे के लिए लोग आए, किसी ने पूछा भी नहीं, करीब उठाओ कोई ससवर के नहीं आए। ऐसी तमाम घटनाएं, यदि व्यक्ति ने सोच लिया
और यदि भैया सुधार के लिए आके रास्ता बना दिया, इस संसार में ताकत नहीं है नैतिकता को क्रॉस कर दी, ये भी बताओ। नैतिकता मजबूत होना चाहिए, जो हमारा निष्ठा है उस पर हमको अड़िग रहना होगा, उसमें दोगलापन नहीं। ठीक है, इसमें मैं आराम में आता हूँ मासिक रूप में। शिविर है कहीं भी हो, शिविर प्रथम, परंपरा के कार्यक्रम बाद में, क्योंकि परंपरा के कार्यक्रम अपने ढंग से तय होते हैं, वो हमारे ढंग से नहीं होते। बिको बिटिया की शादी करना है तो वो ढंग से करेंगे भाई। अब वो हमारे डेट्स को देख करके कौन सी शादी होगी, वो अपने ढंग से होगा, उसके लिए वो भी है, बाकी लोग भी सहमत है। ये बताने का उसका मुख्य मुद्दा है। काम आगे सर गया, आप लोग फ्री है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का व्यवहार की नीतियां यदि हम लोग पहले से सोच लेते हैं तो कोई बुरा मानने के चक्कर धीरे धीरे दोनों के संबंध समझ के अर्थ में दृढ़ होने लगते हैं। बढ़िया, और बताइए तो क्या निकला समाधान इस नीति का परंपरा में? आप फ्रेम करिए नीति, आप ही फ्रेम करिए। परंपरा में जो है, क्योंकि परंपरा जो है कोई न कोई एक फिरका परस्ती पर आता है, समुदाय चेतना। तो परंपरा से एकदम विदा के उसे उनको बहिष्कृत नहीं करना, लेकिन प्राथमिकता में जागृत मानव परंपरा उसे कार्यक्रम विदग्धता नहीं है, ये व्यवहार हो गया। खोजना क्या है उसमें? शुभकामना और ये सुलझ जाता है इस प्रकार से। यहाँ भैया हम होली मनाते हैं, लेकिन पूरे कैंपस में का कचरा जमा करते हैं और जलाते हैं, ऐसे होली मनाते हैं। और कुछ घर में अच्छे से खाना बना लेते हैं, स्वीट वगैरह, और पूरे परिवार एक साथ आते हैं हमारे पोर्च में और खाना खाते हैं। यहाँ हम उत्सव थोड़े ऐसे मनाते हैं कि हर एक घर में अपना अपना खाना बनेगा, सभी लोग वो खाना लेके आएंगे कि वो पोर्च में, और हम साथ में सब लोग खाना खाएंगे। ऐसे त्योहार भी मनाते हैं हम लोग सारे। और दिवाली में पटाखे वगैरह कम से कम फोड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं के बराबर। और जो रंग खेलना वगैरह होता है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ करना है, ऐसे नीति यहाँ हमारी बनी है। केमिकल्स के कलर वगैरह नहीं यूज़ करना है। जैसे पलाश के फूलों से कलर बनाया है वो कलर यूज़ करना है। जैसे गोबर का कुछ कलर बनता है, गोबर पानी में मिक्स करके, वैसे थोड़ा बार वो रंग खेलना वगैरह भी होता है। होली भी होता है, दिवाली भी होता है। दिवाली में हम रंगोली वगैरह लगा के दिए भी लगाते हैं। लेकिन उत्सव के जो उद्देश्य है कि उस कारण सब एक साथ आते हैं तो संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होता है, ये उद्देश्य से हम उत्सव यहाँ मनाते हैं। और जैसे पेरनी उत्सव, बीज बोना उत्सव है, वो भी मनाते हैं। और अगर अच्छे से उत्पादन मिल गया है तो आनंद मिलता है, तो वो भी उत्सव हम मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उलद और मूंग बहुत हो गया था, तो उलद मूंग उत्सव इस नाम से हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में सभी को बुला के हमने अच्छे से सभी को खाना खिलाया था। तो जिस तरह से जो हमारी लाइफस्टाइल यहाँ हमने डिसाइड की है कि वो एनवायरमेंटल होनी चाहिए, पर्यावरण पूरक होनी चाहिए, तो उस पर्यावरण पूरक जो त्यौहार है, उत्सव है, वही यहाँ हम मनाएंगे, ऐसा हमारी नीति में। यहाँ जो उत्सव नीति है, एक टॉपिक और एक कार्यक्रम आपको दिया है नीति में, उत्सव नीति, उसमें हमने ये तय किया है। और अगर कोई किसी परिवार कुछ अलग टाइप के उत्सव मनाता भी है तो वो अपने घर में करता है, उनको कोई भी दूसरा परिवार क्रॉस नहीं करता है, वो उनके परिवार में ही परिवार तक ही सीमित रहता है, वो सामूहिक नहीं होता है। जैसे ये दोनों त्योहार पर मेरी व्यक्तिगत निष्ठा नहीं, ठीक है, तो अब उसको सामूहिक रूप से जैसे अपन मनाते हैं, तो उसमें मैं कैसे कौन से दो त्योहार, ये होली और दीपावली, तो आप उसमें नहीं सहभागी होंगे, उस पे दूसरा परिवार आपको नहीं बोलेगा।
के संबंध में ये मेरा पूर्वाग्रह है, मान लीजिए, या सोचना है कि वो किसी के ऊपर किसी के विजय का पर्व, नहीं वो हम सोच के करते ही नहीं, हम सिर्फ एक साथ उसकी शुरुआत जो समाज में परंपरा चली है, उसकी शुरुआत में ऐसा तो एक साथ खाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो वही इसी तरह बनाते हैं हम। लेकिन और किसी पर्व पर एक साथ मान लीजिए खाने के लिए करते हैं। हाँ, तो पर्वों का उद्देश्य क्या बनाया हमने कि सभी लोग एक साथ आएंगे तो संबंधों का, मूल्यों का निर्वाह होगा। कई कम्युनिटीज हैं, उसके अपने अपने पर्व हैं, उस कम्युनिटी उस परंपरा के लोग आएंगे। और मान लीजिए मैं भी एक कम्युनिटी से मेरी शादी ब्याह में प्रारंभ हुई है, उस कम्युनिटी की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपरा है, कुछ त्योहार है।